तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सर। तो आज का टॉपिक अपना क्या है? ये जो अपना ट्रेनिंग है, हमारा टॉपिक है फ्यूचर और ऑप्शन में हमें काम करना है, सीखना है कैसे मार्केट में वर्क होता है, मार्केट में क्या काम करना होता है, एक्चुअली फ्यूचर ऑप्शन क्या है, उस वो पॉइंट से लेके हमें फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करना है वो सब प्रोसेस लेके जाना है। सही है? क्लियर है क्या? हेलो? यस सर। ओके। हाँ, तो फ्यूचर और ऑप्शन जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मोटा मोटी जो नॉर्मली होता है कि दो सेगमेंट हमारे पास रहते हैं, एक इंडेक्स रहता है, दूसरा स्टॉक रहता है। ओके, तो उसका फ्यूचर रहता है, उसका ऑप्शन। जैसे मैंने यहाँ पे अपने वेबसाइट पे भी हमने जो सर्विसेज करके दिया, यहाँ पे हमने वो दिया हुआ है कि मतलब हम इंडेक्स के भी सर्विस देते हैं, स्टॉक के भी देते हैं, उसके फ्यूचर कॉल मिलेंगे या तो ऑप्शन के भी कॉल मिलेंगे। इंडेक्स स्टॉक एग्जैक्टली एक क्या होता है, जब से मैं पूरा बेसिक से अभी स्टार्ट करता हूँ, तो फ्यूचर किसे बोलते हैं, क्या होता है, किस हिसाब से इससे हमें लेके जाना है। तो मैं पहले थोड़ा सा कहीं तो भी एक लेके आता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे आता हूँ, जो स्क्रिप्ट ऐड करने का विंडो है उसके में आ गया मैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ आपके लिए, जैसे मैंने रिलायंस टाइप कर दिया, रिलायंस फ्यूचर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, वापिस मैं आपके लिए ऐड करता हूँ, तीनों ऐड हो गए यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही सपोज दैट निफ्टी के लिए भी मैं करता हूँ। ओके, तो आप अभी देख रहे हैं क्या कि आपको ना जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो एग्जैक्टली फ्यूचर क्या होता है। देखो, मैं आज अभी फ्यूचर की बात करूंगा, पूरा सेशन हम फ्यूचर में कंप्लीट कर देंगे। एग्जैक्टली फ्यूचर क्यों स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ, किसका लॉजिक क्या है, कब चालू करना है, और एग्जैक्टली इसमें कैसे सौदे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ऑप्शन का सेपरेट एक सेशन। पहले अगर हमें ऑप्शन सीखना है, ऑप्शन समझना है, तो हमें फ्यूचर पहले समझना पड़ेगा। जब तक हम फ्यूचर में मतलब फ्यूचर नहीं समझ में आएगा तो ऑप्शन भी नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अभी सुन पा रहे हैं आप सब लोग क्लियरली? ओके, तो फ्यूचर क्या होता है, एग्जैक्टली फ्यूचर में डिफरेंस क्या है, फ्यूचर क्या है और ऑप्शन क्या है। तो हम फ्यूचर में लेते हैं, तो फ्यूचर में क्या होता है, तो फ्यूचर में एक चीज होती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें एक भाव पहले से फिक्स रहता है, फिक्स तय भाव रहता है, और उसका तारीख भी तय रहता है कि किस भाव पे किस तारीख को हमें सेटल करना। मतलब भाव मतलब वो जो भी भाव रहेगा उस डेट को, उस प्राइस को आपको सेटलमेंट करना और रहता है। मतलब एक आपको एक कमिटमेंट रहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना। जैसे एक अगर हिंदी में बोलेंगे तो वायदा रहता है। जैसे हम नॉर्मली स्टॉक मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन को वायदा बाजार भी बोलते हैं। उसका एक्चुअली लॉजिक ही यही है कि आप एक वायदा करेंगे, एक कमिटमेंट करेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये पर्टिकुलर इंडेक्स है, इसमें हम या तो खरीदेंगे या तो बेचेंगे, और ये पर्टिकुलर डेट तक आपको डिसाइड करना होता है। मतलब अगर फ्यूचर की अगर मोटा मोटी अगर हम बात करेंगे तो एक तारीख, एक डेट रहता है वहां पे। उस डेट को आपको जो भी रेट रहेगा उस रेट के अकॉर्डिंग आप आपका प्राइस, आपका जो सौदा रहेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट आप बनाएंगे वो सेटल करने वाले रहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? सुन पा रहे हैं? हाँ सर। इसमें जो भी है मैंने अभी बताया, इसमें कुछ डाउट होगा, देखो एक काम करना है, हमेशा जो भी कुछ डाउट रहेगा तो पूछते रहना है बीच में, तुरंत उसी टाइम पे आप बात करेंगे सर इसमें कुछ चाहिए, तो मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूंगा। नहीं तो हम आगे चले जाएंगे और आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करना है कि मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो उसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो अभी मैंने क्या बताया, फ्यूचर क्या होता है। ओके, प्रो स्टॉक का भी हो सकता है, इंडेक्स का भी हो सकता है, उसके कितने टाइप है वो और आगे जाएंगे। अभी के लिए फ्यूचर क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना फ्यूचर और ऑप्शन, आज अपना ट्रेनिंग है तो उसमें से पहला पार्ट है फ्यूचर। तो एग्जैक्टली फ्यूचर है क्या, तो फ्यूचर मतलब क्या है, एक सिंपल सा बात, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक तारीख को जो भी एक डेट डिसाइड रहता है, पहले प्री डिफाइंड डेट डिसाइड रहता है,
उस दिन को क्या रेट रहेगा, उस रेट के अकॉर्डिंग आपको आपका भाव, आपका कॉन्ट्रैक्ट सेटल करना रहेगा। इस हिसाब से उसको अगर हम बात करेंगे समझने के, मतलब सपोज से एग्जांपल में रिलायंस का आज का भाव बोलता हूँ कि 2124 चल रहा है सपोज है, ठीक है। तो सपोज ये जैसे अभी यहाँ पे मैंने 3 कॉन्ट्रैक्ट दिए, मैं आपको बताऊंगा ये आगे क्या रहता है, 3 कॉन्ट्रैक्ट कैसे किस हिसाब से रहता है। अभी यहाँ पे मार्च है तो इसका रेट बोलते हैं सपोज दैट कि यहाँ पे आपको रेट दिख रहा है रिलायंस का, सपोज दैट कि अभी मार्केट रुका हुआ है 2113.95, जो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्टर मेरा बॉक्स है इसको देखना है आपको, ठीक है। तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि आज का क्लोजिंग है 2113.95। सपोज दैट मैंने अगर एक लॉट, अभी ये लॉट कैसे आता है वो सब कुछ बात करें, सपोज मैंने एक रिलायंस का फ्यूचर खरीद लिया है, उसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज का रेट मैटर नहीं कर रहा, मैंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो सामने वाले से मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो नीचे डेट लिख के आ रहा है, देखो 25 मार्च जो डेट लिख के आ रहा है, उस दिन को इससे अगर ऊपर रहेगा, 2114 को अगर मैंने खरीदा है, 2114 को अगर मैंने खरीद लिया, तो जो भी एक्सपायरी का डेट वहां पे दिख रहा है वो कैसे आता है वो सब कुछ मैं आगे और बताऊंगा आपको। तो उस दिन अगर 2114 से ज्यादा रहेगा तो सामने वाला मुझे प्रॉफिट देगा, मुझे पैसा देगा, और उससे अगर कम रहेगा तो उसको मुझे प्रॉफिट पैसा देना पड़ेगा। इस हिसाब से एक्चुअली ये फ्यूचर बनते हैं। तो फ्यूचर मतलब क्या है, तो फ्यूचर और कुछ नहीं है, प्री डिफाइंड एक डेट रहेगा, उस दिन रेट क्या रहेगा, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, पर्टिकुलर इंडेक्स का जो भी कंपनी रहेगा उसका रेट क्या रहेगा, उसके बारे में आज आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट का उस टाइम पे जो डेट रहेगा आपने बताया उससे अगर ज्यादा रहेगा तो आपको मुनाफा होगा, और उससे अगर कम रहेगा तो आपको लॉस देना। अगर आपने वो खरीदा है मतलब आप बाइंग साइड में हो, उसी में आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपको अवेलेबल रहता है, वो आगे की मैं बताऊंगा। अभी के लिए सोचो कि फ्यूचर मतलब क्या, कि फ्यूचर इन शॉर्ट प्री डिफाइंड डेट पे आप डिसाइड करते हो कि ये पर्टिकुलर चीज का, कोई भी चीज हो सकती है, उसका रेट ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा। अगर ज्यादा रहेगा तो आपके हिसाब से आपने जो डिसाइड किया उस हिसाब से वही चीज हुई, वैसे ही डिसीजन में आपका डिसीजन करेक्ट आया तो आपको प्रॉफिट आएगा, और नहीं आया और आपको अगर लॉस हुआ, मतलब आपको अगर आपका डिसीजन अगर गलत हो गया तो आपको सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा। इस हिसाब से एक कंडीशन हम वहां पे बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इन शॉर्ट समझ में आ रहा है सबको, इसमें कुछ डाउट है क्या, इसमें कुछ डाउट है क्या, फ्यूचर जो मैंने बताया। लो सर, लो सर। ओके ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट क्या बता रहा हूँ आपको कि नो फ्यूचर, सर। सब जैसे मैं अभी बता रहा हूँ फ्यूचर, तो अभी आपके सामने दिखेगा सपोज जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी भी लगा के रखा हुआ है, बैंक फ्यूचर, ये रिलायंस भी है, तो फ्यूचर किस, कौन से ऑप्शन है आपके पास फ्यूचर में। तो इसका एक नॉर्मल नॉर्मल अगर बात करेंगे तो फ्यूचर किसके रहते हैं, तो पहली बात तो इंडेक्स के फ्यूचर रहते हैं। अभी इंडेक्स फ्यूचर क्या रहता है वो आगे बताऊंगा, लेकिन फ्यूचर किसके रहते हैं तो इंडेक्स के फ्यूचर रहेंगे। कोई स्टॉक रहेगा, ओके, कोई स्टॉक मतलब जो भी कंपनी मार्केट में ट्रेड हो रही है उसका भी फ्यूचर हो सकता है, मतलब इंडेक्स का फ्यूचर रहेगा, उसके बाद स्टॉक का फ्यूचर रहेगा, उसके बाद अगर कम्युनिटी मार्केट में जाएंगे तो जितनी भी कम्युनिटीज मार्केट में ट्रेड हो रही है उनके भी फ्यूचर रहते हैं, उसके बाद करेंसी के फ्यूचर रहते हैं। ओके, तो इससे आपको फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर की ये सेगमेंट में बता रहा हूँ कि सपोज इंडेक्स फ्यूचर है, आपका स्टॉक फ्यूचर है, कमोडिटी का फ्यूचर रहेगा, करेंसी का फ्यूचर रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये निफ्टी लगा दिया हुआ है, ये एक इंडेक्स है, ये कोई कंपनी नहीं है। वैसे यहाँ पे मैंने रिलायंस लगाया, मतलब ये क्या है, ये दूसरा एक स्टॉक फ्यूचर है, ये इंडेक्स फ्यूचर इसको बोलेंगे, इसको स्टॉक फ्यूचर बोलेंगे। वैसे ही सपोज दैट मैं अगर सपोज करेंसी का कुछ लगाऊं तो आपके सामने मैं दिखाता हूँ, सपोज दैट कि मैंने यूरो आईएनआर लगा दिया सपोज, ठीक है। तो अभी यूरो आईएनआर में यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है, तो मैंने सपोज एक आपके समझने के लिए ऐड कर दिया यूरो आईएनआर सपोज, ठीक है, मतलब ये करेंसी है, ठीक है। वैसे ही सपोज दैट मैं आपके लिए कमोडिटी का कुछ ऑप्शन लगा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रूड ऑयल लगा दिया 19 का, ठीक है, ये लगा दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ऑप्शन रहते हैं कि आपको फ्यूचर किस किस में ट्रेड करने को मिलेगा। जब आप फ्यूचर की बात करेंगे तो आपके पास कौन से सेगमेंट है, तो क्या सेगमेंट है आपके पास कि इंडेक्स का फ्यूचर रहेगा, स्टॉक का फ्यूचर हो सकता है, करेंसी मार्केट में भी फ्यूचर रहे, और इसको कम्युनिटी मार्केट में फ्यूचर रहते हैं। ओके, वो जो फ्यूचर और ऑप्शन जो हम बोल रहे हैं, एक्चुअली फ्यूचर और ऑप्शन को डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव मार्केट जो बोलते हैं। जैसे देखो दो टाइप का स्टॉक मार्केट में मार्केट है, एक तो इक्विटी मार्केट है, दूसरा डेरिवेटिव मार्केट है। तो डेरिवेटिव मार्केट मतलब ही फ्यूचर और ऑप्शन। डेरिवेटिव मार्केट जब हम बोलेंगे तो उसमें क्या दो सेगमेंट रहेंगे आपके पास, एक फ्यूचर का सेगमेंट रहेगा, एक ऑप्शन का रहेगा। आज हम फ्यूचर की बात करेंगे,
डेरिवेटिव कभी बोलेंगे ना, कभी कभी हम डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं, इसका मतलब भी वो फ्यूचर ऑप्शन में काम करता है। या तो फ्यूचर में काम करेगा या तो ऑप्शन में काम करेगा। आज हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? इंडेक्स फ्यूचर हो सकता है, स्टॉक फ्यूचर हो सकता है, करेंसी फ्यूचर हो सकता है, या तो कमोडिटी का भी फ्यूचर हो सकता है। ऐसे हमारे पास मोटा मोटी 4-5 टाइप रहते हैं। अभी इंडेक्स में कौन से ऑप्शन है, स्टॉक में कौन से ऑप्शन है, किसके फ्यूचर बनते, किसके नहीं बनते, किस हिसाब से वो बनते, वो सब हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए सोचो कि मुख्य फ्यूचर जितना ज्यादा से ज्यादा मेन फ्यूचर कौन से है, तो ये 4 फ्यूचर हमारे पास है। कि इंडेक्स का फ्यूचर हो सकता है, ओके, उसके बाद सपोज स्टॉक का फ्यूचर हो सकता है, उसके बाद करेंसी मार्केट का फ्यूचर हो सकता है, या तो कम्युनिटी का फ्यूचर हो सकता है, जो भी कम्युनिटीज रहती है उनका फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को नोट डाउन करना है कि फ्यूचर क्या है तो नोट डाउन कर लेंगे। नोटबुक लेके बैठे हैं क्या? अभी नोटबुक लेके रखा है कि नहीं पता नहीं, चलो ठीक है, जिन्होंने नोटबुक लिया होगा, हाँ ओके, सर, लिया है। हाँ लिया है, तो मैं बता दूं कि फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर किसे बोलेंगे आप? फ्यूचर मतलब क्या? ओके, फ्यूचर का डेफिनेशन क्या हो सकता है? ठीक है, तो एक नॉर्मल सी अगर सब एक तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, किसी को लिखना है तो लिख लो कि फ्यूचर, डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर क्या है? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे फ्यूचर? ठीक है, तो उसमें क्या है, एक तरह का सर एक सर एक कॉन्ट्रैक्ट है। मिनट सर, नॉइज बहुत आ रहा है, लोग अनम्यूट करते हैं, म्यूट करते ही नहीं बाद में। सर प्लीज म्यूट कर लिया करो प्लीज। ओके, हाँ, तो फ्यूचर क्या होता है कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एक तरह का वायदा है जिसमें एक तय भाव रहता है, मतलब एक भाव फिक्स रहता है, फिक्स भाव, फिक्स तारीख पर सौदा कैसे सेटल करना है उसका हम वादा देते हैं, मतलब एक हम कमिटमेंट देते हैं। फ्यूचर मतलब क्या? फ्यूचर का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर व्हाट इज मीन बाय फ्यूचर, लिख लो। ओके, तो उसका नया क्या लिखेंगे हम कि एक तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फिक्स भाव पे, फिक्स तारीख को, एक डिसाइडेड प्री डिफाइंड डेट को अपना सौदा सेटल करने का हम कमिटमेंट देंगे, वायदा देंगे। हिंदी में अगर बोलेंगे तो वायदा देंगे, कमिटमेंट देंगे कि भाई एक फिक्स रेट रहेगा, फिक्स तारीख रहेगा, उस दिन जो रेट रहेगा, जो डेट हमने डिसाइड किया उस टाइम पे जो रेट रहेगा उस पे हम अपना कॉन्ट्रैक्ट सेटल करेंगे, उस टाइम पे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे। इस हिसाब से जो हम कमिटमेंट देंगे, एक वायदा करेंगे, इसको बोलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर का डेफिनेशन, फ्यूचर मतलब क्या? अभी वो फ्यूचर कोई भी हो सकता है, इंडेक्स का हो सकता है, स्टॉक का हो सकता है, या तो करेंसी का हो सकता है, कमोडिटी का हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, डेट अलग अलग हो सकती है। अभी के लिए डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है क्या? तो सबने लिखा है? वापिस एक बार रिपीट करूं? करो सर। ओके, रिपीट करता हूं, अभी नोट डाउन करो, ठीक है? ओके, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ लिखने के लिए बोलूंगा मैं, ठीक है? डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर लिखना है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें तय भाव पे, फिक्स रेट पे, फिक्स डेट को, प्री डिफाइंड डेट बोल सकते हो आप, या तो एक पहले से डिसाइड डेट पर सौदा, सौदा मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने ट्रेड लिया है, सौदा मतलब ट्रेड, ठीक है, ट्रेड सेटल करने का आपने एक वादा किया है। फ्यूचर का डिफिनेशन समझ में आ गया सबको? फिक्स रेट, फिक्स डेट मतलब उस दिन पे एक डेट रहेगा, क्लोजिंग उस दिन का, उस पे आपको आपका ट्रेड सेटल करने का कमिटमेंट आप देते हो। अगर इस हिसाब से कोई काम होता है तो इसको बोलेंगे फ्यूचर। ओके, और फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर और ऑप्शन क्या है, इसका अगर कलेक्टिव नाम रहेंगे तो उसको डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। तो डेरिवेटिव मतलब क्या है कि कहीं से तो भी डिराइव करते हैं, किसी के बेस पे वो डिराइव्ड होता है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर का मैंने आपको डेफिनेशन अभी नोट डाउन कर लिया होगा शायद आपने। अभी नेक्स्ट आपको नोट डाउन करना है कि कितने टाइप का फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचर का मुख्य फ्यूचर्स कौन से, मेन फ्यूचर कौन से है। इतना लिखा है, डेफिनेशन पता चल गया सबको? हेलो? यस सर। ओके, हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्या है कि आपको फ्यूचर कौन से किसके फ्यूचर बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मेन फ्यूचर कौन से रहेंगे? पहला,
मेन फ्यूचर, मुख्य फ्यूचर लिखेंगे हिंदी में तो मेन फ्यूचर। पहला ऑप्शन क्या रहेगा कि इंडेक्स का फ्यूचर हो सकता है। अभी इंडेक्स क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। इंडेक्स का फ्यूचर रहता है पहला ऑप्शन। दूसरा कोई कंपनी रहेगा, स्टॉक का फ्यूचर रहेगा। तीसरा कमोडिटी का फ्यूचर हो सकता है। और चौथा करेंसी का फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, ये चार चीजों का फ्यूचर बनता है, उसमें वायदा बाजार बन सकता है, उसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी सवाल आता है कि सपोज से एग्जांपल आपके सामने मैंने अभी आपको यहाँ पे रिलायंस का सपोज दैट आपको दिखा रहा हूं। ये वाला रिलायंस हम मार्च का लेंगे, अभी करंट सीरीज का लेंगे सपोज दैट रिलायंस फ्यूचर। मैं आपको बताऊंगा ये सीरीज क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब चीज हम लेके रिलायंस का सपोज। तो यहाँ पे जो भी रेट आ रहा है ये कोई कंपनी नहीं है सपोज दैट, यहाँ पे आपके सामने रिलायंस कंपनी है, लेकिन रिलायंस का इक्विटी का शेयर्स अलग है और फ्यूचर अलग है। ठीक है, तो इसका रेट कैसे डिसाइड होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी फ्यूचर है, जैसे इंडेक्स फ्यूचर हो सकता है, स्टॉक का फ्यूचर है, या तो कोई करेंसी का है, या तो कमोडिटी का, जो भी कम फ्यूचर आपका चल रहा है उसका रेट कैसे डिसाइड होगा? उसमें क्या होता है कि जो भी जो एसेट है, सपोज मतलब रिलायंस है तो रिलायंस का कंपनी, रिलायंस का फ्यूचर अगर निकलने वाला है तो रिलायंस का जो इक्विटी है उसका जो रेट है उस पे बेसिस पे डिसाइड होगा इसका रेट क्या रहेगा। मतलब इसको बोलते हैं अंडरलाइन, जिसका जो मेन रहता है ना, इक्विटी जो रहता है उसका वो रहता है मेन। तो उसका रेट क्या अकॉर्डिंग फ्यूचर के रेट आते हैं। सपोज रिलायंस अगर 1000 रुपए का है तो उसका फ्यूचर भी 1020 रहेगा, या तो 980 रहेगा। कब क्या रहेगा वो प्रीमियम डिस्काउंट क्या है वो आगे आएगा, लेकिन अभी के लिए सोचो मोटा मोटी कि कोई भी फ्यूचर जब बनता है तो उसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, वो जिसका फ्यूचर है जिससे वो डिराइव्ड किया गया है उसका रेट जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका रेट बनता है। सर समझ में नहीं आया थोड़ा हाँ और। सर, मैं बता रिपीट करता हूँ। सपोज अब रिलायंस का ये मार्च कॉन्ट्रैक्ट है, रिलायंस का अप्रैल भी और रिलायंस का मई भी आपके सामने दिख रहा है। देखो मैंने यहाँ पे जो दिखाया आपको 1 2 3 दिख रहा है सबको ये? यस। ओके, यहाँ पे आप देखो एक रिलायंस मार्च से यहाँ पे नीचे, रिलायंस अप्रैल है, रिलायंस मई है। ठीक है, ये सब कुछ दिख रहा है। और साथ में मैं क्या करता हूँ, रिलायंस को भी लेके आता हूँ आपके लिए, मतलब आपको दो डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्या होता है। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे के साइड में देखना है एनएससी ईक्यू लिख के आ रहा है, एनएफओ, एनएफओ मतलब फ्यूचर ऑप्शन है। ठीक है, और इनका रेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखेगा देखो आपको। ठीक है, तो रिलायंस का रेट है 2108.90, सही है। नीचे जो है सबसे नीचे रिलायंस जो इक्विटी ईक्यू जो है। ओके, तो मेरे लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि सपोज अगर कोई फ्यूचर बना, जैसे मार्च फ्यूचर है, अप्रैल फ्यूचर है, मई फ्यूचर है, तो इनका रेट कैसे डिसाइड होता है, ये रेट आता कहां से है? सही है, तो रिलायंस का सपोज दैट रेट है 2108.90 सपोज दैट, ठीक है, 2109 बोलते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो फ्यूचर का मार्च का रेट कितना है, 2113 या तो 14 है, अप्रैल का 2124 है, और मई का सपोज है 212137 है। तो ये रेट एग्जैक्टली डिसाइड कैसे होते हैं, ये रेट कैसे आता है? सही है, तो इसमें क्या होता है, सपोज दैट रिलायंस फ्यूचर जो है ये मार्च का डिराइव्ड किससे हुआ है, रिलायंस इक्विटी से। अप्रैल भी इक्विटी से, ये भी इक्विटी से डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो इसका जो रेट है मोटा मोटी जो रेट आएगा वो इक्विटी कैश का जो रेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका रेट आता है, ये मैंने बताया। डिराइव्ड मतलब रिलायंस का कोई फ्यूचर है उसका रेट नियर अबाउट किस रेट से मैच करेगा, इक्विटी से मैच करेगा। उसका जो अंडरलाइन एसेट रहता है, अंडरलाइन बोलते हैं उसको, जिस एसेट पे फ्यूचर का रेट डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, उसको बोलते हैं अंडरलाइन। मतलब अगर रिलायंस फ्यूचर की मैं बात करूंगा तो इसके लिए रिलायंस इक्विटी जो ये अंडरलाइन है ये मेन है, रिलायंस इक्विटी मेन है, इसका रेट ऊपर नीचे जैसे जाएगा उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर का रेट कम ज्यादा होंगे, ये मैं बता रहा था। तो सपोज रिलायंस ऐसा अज्यूम करो कि आज ही कोई नया कंपनी है जिसका फ्यूचर लॉन्च होने वाला है सपोज दैट, तो उसका रेट कहां से आएगा, तो उसका इक्विटी का जो रेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका रेट डिसाइड होगा पहले तो।
इतना समझो। उसमें फिर वो टाइम वैल्यू वगैरह बाकी सब चीजें ऐड होंगी, कैसे होगा वो आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मोटा मोटी वो प्रीमियम में कब रहता है, डिस्काउंट में क्यों रहता है, वो आगे देखेंगे। नॉर्मली मैं आपको जो बता रहा हूँ एक इजी समझने के लिए समझो। देखो पहली तो बात है कि फ्यूचर ऑप्शन थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ओके, लेकिन ये बेसिक में जब भी आपको कुछ डाउट आएगा तो अभी पूछ लेना है। तो मैंने पहले क्या बताया आपको कि फ्यूचर मतलब क्या है। तो फ्यूचर क्या है कि एक आपने फिक्स रेट पे, फिक्स डेट पे एक कॉन्ट्रैक्ट, जो एक ट्रेड जो आप लेते हो उसको सेटल करने का एक कमिटमेंट देते हो, इसको बोलते हैं फ्यूचर, और कुछ नहीं है बाकी फ्यूचर। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है कि फ्यूचर किसके किसके बन सकते हैं। तो फ्यूचर अपना स्टॉक, एक कंपनी का फ्यूचर हो सकता है, इंडेक्स का फ्यूचर हो सकता है, करेंसी मार्केट का, करेंसी का फ्यूचर मतलब डॉलर का फ्यूचर हो सकता है, या तो रुपीज का फ्यूचर हो सकता है। वैसे ही क्रूड ऑयल का फ्यूचर, नेचुरल गैस का फ्यूचर हो सकता है। ये सब कुछ फ्यूचर मार्केट है। ठीक है। अभी बात आती है कि जो भी फ्यूचर का एक ट्रेडर, जिसको स्क्रिप्ट हम बोलते हैं, कि जो सपोज दैट ये रिलायंस का रेट, इक्विटी का रेट क्या है 2108.90 सपोज दैट, तो फिर ये रिलायंस फ्यूचर मार्च सीरीज का रेट 2113 क्यों है, वो रेट आता कैसे है, ये मैं अभी बता रहा था कि वो जो रेट आता है फ्यूचर का रेट डिसाइड कहां से होता है। तो डिसाइड कहां से होता है, जिसपे वो डिपेंड है उसको बोलते हैं अंडरलाइन। कि ये फ्यूचर जो है इसका मेन चीज इस पे डिपेंड है। अगर रिलायंस का इक्विटी का रेट अगर 1500 हो जाए तो ये रिलायंस फ्यूचर को भी 1500 के नियर अबाउट आना पड़ेगा, नीचे गिरना पड़ेगा। ये मैं बता रहा था आपको। ठीक है, समझ में आया अभी यहाँ पे। ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है ये? ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, ओके, उसके भी फॉर्मूले रहते हैं, लेकिन नॉर्मली ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। जो इक्विटी का रेट रहता है वही रेट इसका रहेगा। उसमें टाइम वैल्यू, जो एक्सपायरी का टाइम रहता है, वो कितने दिन बाकी है, आपने जो फिक्स डेट जो आप डिसाइड करते हो ना, वो आज के सौदे जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो वहां से कितना टाइम बाकी है, उसके अकॉर्डिंग वो डेट चेंज, मतलब उसका प्राइस का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे अगर प्राइस का डिफरेंस हम बोलेंगे तो यहाँ पे देखो 2109 है और 2114 है, मतलब 5 रुपए का डिफरेंस है। मतलब क्या है कि उसमें आज से 15 तारीख है तो 25 तारीख को एक्सपायरी, 10 दिन बाकी है। तो वो टाइम वैल्यू ऐड होता है। और टाइम वैल्यू कैसे रहता है वो ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो और ज्यादा मैं आपको बताऊंगा कि टाइम वैल्यू, इंटरेस्ट रेट क्या, वो सब कुछ चीज देखेंगे। तो वो रेट जो है तो इस पे डिपेंड है। और ये 4 रुपए 5 रुपए कैसे ज्यादा आ रहा है, इसका 15 रुपए ऊपर क्यों आ रहा है, इसका 20-25 रुपए ऊपर कैसे आ रहा है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन मोटा मोटी कोई फ्यूचर का रेट जो आता है तो उसका रेट मतलब ये फ्यूचर देखो, रिलायंस मार्च फ्यूचर, रिलायंस अप्रैल, रिलायंस मई, ये कंपनी नहीं है, रिलायंस इक्विटी कंपनी है। इसका रेट कैसे आएगा, उसका मार्केट कैपिटल कितना है, उसके पास पैसा कितना है, उसने कितना ऑथराइज कैपिटल लिया, इससे ये रेट डिसाइड होता है। ठीक है। लेकिन इसका रेट कहां से आएगा, तो इसका रेट ये इक्विटी से आता है। तो ये फ्यूचर के लिए रिलायंस इक्विटी जो, वो अंडरलाइन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। मतलब इस पे डिपेंड है। मेन कौन है, तो इक्विटी मेन है। इक्विटी ज्यादा बढ़ेगा तो फ्यूचर भी बढ़ेगा, इक्विटी गिरेगा तो फ्यूचर भी गिरेगा। क्लियर है सबको? ठीक है। ओके। यस सर, यस सर। सर जितने भी कंपनियां हैं सर, जितने भी स्टॉक है मार्केट में लगभग 7,000, ये सबके फ्यूचर सही क्या सर? नहीं, वही मैं अभी आगे आगे बता रहा था कि सपोज दैट अगर हम नॉर्मल अभी बोलेंगे, जैसे रिलायंस के फ्यूचर है, रिलायंस इक्विटी भी है और उनके फ्यूचर भी है। लेकिन अगर सपोज लिस्टेड, अगर बीएससी एनएससी में सब जितने भी एक्शन, वहां पे अगर लिस्टेड स्टॉक बोलेंगे तो 7,500 से ज्यादा है, तो 8,000 तक लगभग लिस्टेड कंपनीज है। तो जितने भी कंपनी, उनके सबके फ्यूचर नहीं है, पहली बात तो समझ में आ रहा है। आज के डेट में अगर हम बोलेंगे तो नियर अबाउट 200-210 फ्यूचर अवेलेबल है मार्केट में। कितने हैं? सिर्फ 200 कंपनी के ही, एक 2 4 5 कंपनी इधर उधर हो सकता है डिफरेंस, क्योंकि वो कम ज्यादा होता है। लेकिन मोटा मोटी अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम, सपोज ना आज के डेट में जो लाइव मार्केट में आप देखेंगे तो ये अपने एक्सचेंज के साइड पे भी रहता है, वहां पे कि कौन से कंपनी के कितने कितने फ्यूचर है। ओके, तो मैं वो लिस्ट भी अगर आपको चाहिए तो दे दूंगा। लेकिन नॉर्मली आज के डेट में 206 205 लिस्टेड स्टॉक है जिनका फ्यूचर अवेलेबल है। मतलब 200 कंपनी ही है उसके फ्यूचर है। समझ में आया? सब कंपनी के फ्यूचर नहीं है। फिर अभी आपके सवाल आएगा कि सर कौन से कंपनी का फ्यूचर रहता है और कौन से कंपनी का नहीं रहता है, सही ना? और कौन से कंपनी का फ्यूचर आएगा, उसका रूल क्या है, वो कैसे डिसाइड होता है, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी के लिए फ्यूचर क्या है वो समझ में आया है सबको? यस सर।
ओके और सपोज दैट रिलायंस का फ्यूचर है और सपोज कोई दूसरा कंपनी जो छोटा रहेगा उसका फ्यूचर नहीं रहेगा, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्यों नहीं रहता, वो आगे देखेंगे। अभी के लिए पहले मैं जो फ्लो लेके आ रहा हूँ वो फ्लो देखो। पहले बेसिक क्या कि फ्यूचर क्या है, कि भाई एक ट्रेड रहेगा, उसमें एक ट्रेड बनाएंगे, एक तय भाव रहेगा, एक फिक्स रेट रहेगा, फिक्स डेट रहेगा, उस पे आप जो ट्रेड अभी लेने वाले हो वो ट्रेड को आप सेटल करने का कमिटमेंट करते हो कि भाई उस डेट को मैक्सिमम उस दिन तक मैं ये ट्रेड रखूंगा, उस दिन जो भी रेट फाइनल क्लोजिंग आएगा उस पे मैं मेरा ट्रेड खत्म करूंगा। इसका हम कमिटमेंट देते हैं। आप नहीं करेंगे तो फिर वो कमिटमेंट जो आप बनाते हो, मतलब एक्शन, वो कमिटमेंट आपसे ले लेता है। आप नहीं निकालेंगे तो एक्शन आपको सेटल करके प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दे देगा, लॉस होगा तो लॉस दे देगा। मतलब मैक्सिमम सपोज जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रिलायंस फ्यूचर यहाँ पे लिख के आ रहा है और साथ में 25 मार्च 2021 है, 21 मतलब 2021 यहाँ पे ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये 25 मार्च मतलब ये 25 डेट है। ओके, तो उस दिन मतलब तय डेट मतलब क्या कि अगर मैंने ये यहाँ पे ये रिलायंस फ्यूचर का ये जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट मैंने अगर खरीदा, तो मैं क्या कमिट कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं खरीद रहा हूँ मतलब कि अभी जो रेट चला 2113.95, 21,219.13.95 सपोज दैट, या तो मैं 14 बोलते हो 2114 पे मैंने खरीदा, तो मैंने ये रेट ले लिया, 2114 पे बाय किया। ओके, और मैं बोलता हूँ कि सपोज दैट 25 मार्च को जो भी रेट रहेगा उस रेट पे मैं मेरा ट्रेड सेटल करूंगा, खत्म करूंगा। अगर ऐसा ट्रेड जहां पे बनाना पड़ता है इसको बोलते हैं फ्यूचर। मतलब एक डेट फिक्स रहता है और 25 तारीख को जो क्लोजिंग रहेगा इसका, उस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट आएगा या तो लॉस होगा। अगर 2114 से ऊपर क्लोजिंग है, सपोज 2214 क्लोजिंग है, तो 100 रुपए आपको पर शेयर प्रॉफिट आएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अभी सर सवाल आता है बहुत लोगों का कि सर ये डेट क्या आया, ये 25 मार्च से क्यों डिसाइड किया हुआ है, 24 क्यों नहीं लिया, या तो 26 मार्च क्यों नहीं लिया, तो 20 मार्च क्यों नहीं लिया है? लास्ट थर्सडे। ठीक है, तो इसका रूल क्या डिसाइड किया है सपोज सेबी ने, कि भाई हर महीने का लास्ट थर्सडे का जो डेट रहेगा उस दिन हमें ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने हैं। फिक्स कर दिया। अभी थर्सडे ही क्यों लिया, ऐसा कुछ नहीं, एक फिक्स कोई तो भी डिसाइड करना था, थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे कोई तो भी एक दिन लेना है और हर महीने का लास्ट वीक का हमने लेना था। ये सेबी ने डिसाइड किया होगा, सब लोगों ने जो रूल बनाया उस हिसाब से कि भाई ये दिन तक हमें मैक्सिमम इसको पोजीशन रखना है एक महीने का, तो इसके लिए लास्ट थर्सडे का जो डेट रहेगा वो डेट आता है हर महीने का। जैसे सपोज दैट मार्च में लास्ट थर्सडे को 25 तारीख है, इसलिए 25 मार्च को ये मार्च कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। वैसे अगर अप्रैल की बात करेंगे तो यहाँ पे अप्रैल को आपको दिखेगा सपोज दैट कि 29 को अप्रैल लास्ट थर्सडे आ रहा है, 29 अप्रैल को लास्ट थर्सडे आ रहा है, 29 को, तो 29 को अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। ओके, और साथ में ही सपोज दैट ये मई, उसके बाद वो जो मैं देख रहा हूँ मई का, तो 27 मई को लास्ट थर्सडे आ रहा है मई महीने का, तो इसलिए वो 27 मई को खत्म होने वाला है। अभी किसी को सवाल आएगा सर ये इतने कितने, अभी मई है सपोज, तो फिर जून भी क्या, जुलाई भी क्या, कितना है, कब है? नहीं, क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर रहेगा, कोई भी अगर एक फ्यूचर अगर बन रहा है, रिलायंस का फ्यूचर 1 2 3, तो उसमें रिलायंस का फ्यूचर तो एक ही रहता है लेकिन उसका सीरीज रहती है, मार्च सीरीज है, अप्रैल है और मई है। तो ऐसे कितने एट ए टाइम चलेंगे, तो 3 चलेंगे मैक्सिमम। कोई भी एक फ्यूचर का 3 सीरीज आपको लाइव मिलेगा, कि करंट महीने का, उसके नेक्स्ट मंथ और उसके फार मंथ। यहाँ पे जो अगर इसके ब्रोकर के टर्म में अगर बात करेंगे, नियर, नेक्स्ट और फार, ऐसे इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज से एग्जांपल मैं अभी बोलूंगा कि ये करंट महीना अभी यहाँ पे चला है, मार्च का मेरा ये एक सीरीज है, दूसरा अप्रैल का है और तीसरा मई का है। तो 25 मार्च को ये तो मार्च खत्म हो जाएगा ना, 25 मार्च का, क्लियर है? तो जैसे ही 25 मार्च को ये मार्च सीरीज खत्म होगा, तो ये अप्रैल वाला जो करंट हो जाएगा मेरे लिए। फिर कोई बोला सर 26 मार्च को आप कौन से सीरीज में काम करेंगे, तो मैं बोलूंगा अप्रैल में काम करेंगे। अभी किसी को बोला सर वो तो 26 मार्च है ना, मार्च महीना चल रहा है, तो अप्रैल कैसे करंट हो गया आपका? तो वही बात है, आपको यही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं, तो आपको समझ यही है कि आपका महीना ही सपोज मार्च 25 को ही खत्म हो, लास्ट थर्सडे को खत्म हो रहा है, अगला जो डेट है 26 मार्च वगैरह सब कुछ वो अप्रैल में पूरा जाएगा आपके लिए। और इसमें और एक चीज मैं आगे बतानी है कि जैसे मैंने 25 मार्च यहाँ पे ले लिया,
ओके। और 29 भी मतलब मार्च अप्रैल मई ये 3 कॉन्ट्रैक्ट मेरा चल रहा है, और मैं बोल रहा हूँ हमेशा 3 लाइव कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। तो मार्च अप्रैल 25 मार्च को अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है 25 मार्च वाला, तो कौन सा चालू होगा? जैसे यहाँ पे ये वाला चालू नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मई के बाद का जो कॉन्ट्रैक्ट है जून का, वो वो चालू 25 मार्च को चालू हो जाएगा। 25 मार्च मतलब 26 मार्च को लाइव हो जाएगा, जो पे नेक्स्ट वर्किंग डेज रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट सपोज जैसे ये 25 मार्च हम बोलेंगे, तो ये कब चालू हुआ होगा? कोई बोलेगा सर वो फरवरी का एक्सपायर होगा तब। नहीं, वो चालू तो 2 महीने से पहले हो गया है। ठीक है। और इसकी वजह से सपोज यहाँ पे अगर मई का है तो कब चालू हुआ है? जब फरवरी का एक्सपायर हुआ होगा ना, उस दिन मई कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया है। वैसे ही जब मार्च का एक्सपायर होगा तो जून चालू हो जाएगा, वैसे अप्रैल का एक्सपायर होगा तो जुलाई चालू हो जाएगा। इस हिसाब से 3 कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लाइव रहता है। एक एक्सपायर होता है तो 3 महीने का पेन, 2 महीने के बाद का जो महीना आएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन से, जिस दिन एक्सपायर हुआ उस दिन अगला कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाता है। ठीक है। मतलब सपोज अगर कोई फ्यूचर में अगर पोजिशनल ट्रेड करना चाहता है, तो मोटा मोटी नॉर्मल बात करो कि आप अगर आज ट्रेड लेते हो करंट महीने का, पहले सीरीज के पहले दिन से भी ट्रेड लेंगे, तो मैक्सिमम आपको 3 महीने तक ट्रेड होल्ड कर देगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं आपको पोजिशनल ट्रेड करने के लिए फ्यूचर में। और मैं बोलता हूं कि जो ये फार सीरीज है उसमें ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं रहता है, तो मोटा मोटी 90% वॉल्यूम ये करंट सीरीज में ही रहता है। तो अगर सपोज दैट मैंने कोई मार्च कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड लिया हुआ है, मैंने 1 मार्च को लिया होगा, 5 को लिया होगा, 10 को लिया होगा, अभी 15 को लूंगा, कभी भी मैं जो ट्रेड लूंगा तो मैक्सिमम उसको होल्ड, मैक्सिमम वो ट्रेड में कब तक रख सकता हूं? वो बाय हो सकता है, शॉर्ट सेल, जो भी ट्रेड में ले रहा हूं उसको मैं 25 मार्च तक ही रख सकता हूं। जिस दिन उसका एक्सपायरी है तब तक मैं रख सकता हूं, उसके बाद मैं उसको नहीं रख सकता। क्लियर है क्या सबको? यहां तक क्लियर है यस क्या? सर। ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है सर? क्या हुआ? ऑटोमेटिक क्लोज होता है क्या? हाँ, मैं आगे वही करना बोलूंगा पड़ता कि है? सपोज दैट मैंने आज 15 मार्च को कोई सपोज दैट रिलायंस का एक फ्यूचर बाय कर लिया है, और बीच में मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं वैसे ही रख दे रहा हूँ सपोज दैट कंटिन्यूअस, और 25 मार्च को भी मैं नहीं निकल रहा हूँ, तो ब्रोकर निकालेगा मेरे लिए ऑटोमेटिकली। और किस पे सेटल करेगा वो जो 25 मार्च का जो क्लोजिंग आएगा, किसका क्लोजिंग? हम्म, इक्विटी का क्लोजिंग। एक्चुअली देखा जाए तो 25 मार्च को, मैं आपको आज बोल देता हूं चाहे को देख लेना, कि इक्विटी कैश का उस टाइम पे जो क्लोजिंग रहेगा वो, और जो एक्सपायर होने वाला वो उसका क्लोजिंग, दोनों का क्लोजिंग सेम रहेगा। हम्म। दोनों का क्लोजिंग एक ही रहता है। और एक्चुअली रियल में अगर उसका रियल रीजन अगर किसी को समझ में आता है तो मैं बताऊं कि इक्विटी कैश का जो क्लोजिंग रहता है वही क्लोजिंग वो एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट का क्लोजिंग रहता है, ऐसा रहता है उसका मीनिंग। इसलिए मैंने बोला ना कि मेन इक्विटी है, उसके बेसिस पे ये चलता है। ओके। और लास्ट जिस दिन एक्सपायर हो रहा है 25 मार्च को, तो 25 मार्च को इक्विटी का जो रिलायंस का जो क्लोजिंग आएगा वही क्लोजिंग ये फ्यूचर का क्लोजिंग पकड़ा जाएगा उस दिन का सेटलमेंट कर। क्लियर है? हाँ सर, अब ये जो ट्रेड लगाना है तो उसको 1/5/15 को या कभी भी लगा सकते हैं? कौन कौन ट्रेड तो सा आप रखते हैं? कभी भी ले सकते हो ना, जिस दिन ये चालू हो गया उस दिन से। सपोज से एग्जाम्पल 25 मार्च को मार्च कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो 26 मार्च को आप किस में ट्रेड ले सकते हो? अप्रैल में ले सकते हो, मई में ले सकते हो, और 26 को वापस अगला कॉन्ट्रैक्ट भी चालू हो जाएगा आपके लिए मई के बाद जून। तो तीनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड ले सकते हो आप 26 मार्च से। और अगर मैंने अप्रैल में ट्रेड लिया तो मैं 26 मार्च को अगर ट्रेड लूंगा तो 29 अप्रैल तक ही उसको मैक्सिमम रख सकता हूं। अगर 26 मार्च को मैंने मई कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड लिया तो 27 मई तक मैं रख सकता हूं। वैसे ही सब 26 मार्च को मैंने जून कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड लिया तो जून कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट थर्सडे, जैसे एग्जांपल 27 ही हो, 27 जून है, तो 27 जून को मैं मैक्सिमम उसको रख सकता हूं, ऐसा मैं बोल रहा हूं। सर बोलिए। सर 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेना अच्छा है या 2 महीने का या 3 महीने का? हमेशा मैं, हाँ, उसका नॉर्मल में सिंपल सी बोल देता हूँ कि 1 महीने का मोर देन सफिशिएंट है। और 90% वॉल्यूम जो रहता है, 90% इक्विटी जो रहता है वो करंट महीने में ही रहता है। 1 महीने वाला जो पहला महीना, देखो कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का नहीं, पहली बात तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ये मार्च भी 1 महीने का नहीं है, वो तो जनवरी से चालू है।
ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, हर कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का ही है, लेकिन हम उसमें काम कब से करेंगे, जैसे सब आज के डेट में आप जब देखेंगे ना, तो ये मार्च कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा, उससे थोड़ा कम वॉल्यूम इसमें मिलेगा, और इसमें बहुत कम वॉल्यूम मिलेगा। मतलब अभी तो लाइव है, इसमें ट्रेड सब कुछ हो रहा है, इसमें ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जितना क्वांटिटी जितना माल थे उतना माल लिक्विडिटी नहीं है इसमें। इसमें वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब 29 अप्रैल नजदीक आएगी ना, सपोज 25 अप्रैल 26 अप्रैल के बाद मई कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। ऐसा ऐसा जैसे अगर 25 मार्च के सपोज 24 से 22 से 21 मार्च आ गया, तो अप्रैल में ज्यादा लोग ट्रेड करने लग जाएंगे। वैसे ही 25 अप्रैल 26 अप्रैल आ गए तो मई में ज्यादा काम करने लग जाएंगे। वैसे ही सपोज 24 24 27 26 मई आ जाता है, तो आपको जून कॉन्ट्रैक्ट में लोग ज्यादा काम करेंगे। एक्चुअली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का होता ही नहीं है, हर कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप काम कब करेंगे, जब 1 महीना बाकी रहेगा। जैसे मैंने अप्रैल खत्म, अगर मेरे पास मार्च अवेलेबल है तो मैं मार्च में ही काम करूंगा। अगर मुझे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी काम करना है तो मोस्टली कब काम करना है कि लास्ट वीक जो है ना, अप्रैल जैसे 25 मार्च है तो 21 22 23 मार्च में अगर कोई सौदा आपको बनाना है और उसका आपको 4 8 10 दिन रखना है, तो उसके पहले तो एक्सपायरी हो सकता है। तो उससे अच्छा फिर क्या करो कि जैसे एक्सपायरी नजदीक आ जाएगा तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करो। मतलब इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एक्सपायरी नजदीक आता है, लास्ट वीक जो रहता है, एक्सपायरी का जो वीक रहता है, तो उसमें ट्यूसडे वेडनेसडे से ना लोग नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करना चालू कर देते, जिनको आगे के लिए पोजीशन बनानी होती है, करंट कॉन्ट्रैक्ट से बजाय वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, उसी को मॉडिफाई करना है क्या, वो जो दूसरा? हाँ बोलिए बोलिए, क्या क्वेश्चन है सर उसी को मॉडिफाई करना है क्या, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है? हाँ वो भी बता दो, उसको रोल और बोलते हैं, मैं बता दो आगे। हाँ नेक्स्ट, हेलो। और कोई पूछ रहा था, बोलो। हाँ सर, एक क्वेरी है। हाँ। सपोज अभी 26, अभी मार्च चालू है, आज आज 26 डेट है, बराबर है। ओके, तो 26 तारीख को लेना प्रॉफिटेबल हो गया, या फिर 29 अप्रैल अप्रैल को अपना खत्म होने वाला है, तो उसके पहले वीक में लेना प्रॉफिटेबल होगा? किसको? नहीं, सपोज अभी मैं बाय कर रहा हूँ, सपोज 29 हाँ अप्रैल का मैंने ले रहा हूँ मैं। करेक्ट। ओके, हाँ, तो 26 मार्च को लेना प्रॉफिटेबल होगा, या फिर 29 के पहले लेना प्रॉफिटेबल होगा वो? 29 के पहले किस अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को? हाँ वो तो डिपेंड करेगा ट्रेंड कौन सा है, बाय कैसे। देखो ट्रेड कब से करना है, सपोज 25 मार्च का 26, एक एक्सपायर हो जाता है, तो हाँ 26 के 26 बाद इसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, इसमें बराबर मतलब पूरा वॉल्यूम इसी में आएगा, अप्रैल में ही आएगा, 26 बराबर। 26 मार्च को, ऐसा इसको तो समझो आप हाँ, बेसिक। हाँ, ठीक है, फर्स्ट फिर वीक मैंने ट्रेड, हाँ बोलो। स्टार्टिंग में लेना अच्छा हो रहता है, या डिपेंड ऑन ये ओके मार्केट पर ओके रहेगा ओके, बस? आपको ये पूछना है कि सर वो मतलब पहले 15 दिन 8 10 दिन में 15, काम हाँ, करना अच्छा है, कि जब या एक्सपायरी फिर नियर आती है वीक, तो काम करना अच्छा है। ठीक है, हाँ तो तो हाँ फ्यूचर के लिए बराबर। उसका कोई टेंशन नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, ओके, आप जैसे पहले दिन से चालू हुआ वहां से काम करेंगे तो पूरा लास्ट दिन तक काम करो, कोई ज्यादा तकलीफ आती नहीं है। सिर्फ एक्सपायरी के दिन जरा मार्केट इधर उधर खिसता है। अगर 25 मार्च को ही है तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर, मतलब जिस दिन एक्सपायरी ना उस दिन आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी कोई भी दिन काम, जैसे 25 मार्च है तो 25 मार्च को अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है तो 25 हाँ मार्च में काम करने से अच्छा अप्रैल में कर लो, तो आपको वहां पे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि 25 मार्च को अगर सुबह 10 बजे 12 बजे आप ट्रेड बना रहे हो तो उसी दिन एक्सपायर होने वाला है। तो उस दिन वहां पे क्या यस, होता है, जिन्होंने पहले सौदे कुछ बना के रखे 10 दिन पहले 15 दिन पहले, तो वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। वो आगे कल कहाँ पे मार्केट जाएगा वो नहीं सोचते, वो क्या सोचते हैं कि अपना ट्रेड क्या है उसके अकॉर्डिंग वो सौदा काटते हैं अपने। इसलिए जिस दिन एक्सपायरी उस दिन थोड़ा मूवमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। कभी भी देखना आप कि जिस दिन मार्केट में एक्सपायरी रहेगा उस दिन थोड़ा मार्केट का मूवमेंट चेंज होता है। उसका रीजन ही यही है कि अगर 15 मार्च को सपोज मैंने बाय किए 10 लॉट, तो 25 मार्च को मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बेचना ही है कोई भी सूरत में। मतलब उसके बाद मार्केट ऊपर भी जाना है तो भी मुझे बेचना है उसको 25 मार्च को। अगर नहीं बेचूंगा तो 3:30 बजे बिकेगा, तो बेचना ही रहता है। इसलिए वो वॉल्यूम ऐसा रहता है कि मार्केट में अप ट्रेंड भी है तो भी वो थोड़ा नीचे आता है फिर थोड़ा ऊपर जाता है, ऐसा। इसलिए एक्सपायरी के दिन का मोमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो कब सेफ है वैसा कुछ टेंशन नहीं है, सिर्फ जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन को छोड़ के कोई भी दिन काम करो तो अच्छा रहता है उसमें का। मतलब उस दिन भी करते हैं उसमें तकलीफ नहीं है, लेकिन अब पूछना ही है तो उस दिन का थोड़ा मोमेंट चेंज हो जाता है, बाकी के दिन कोई भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। हाँ आप जो पूछ रहे हो ऑप्शन के लिए ज्यादा मैटर कर जाएगा
कि सर पहले 15 दिन 10 दिन में अच्छा ऑप्शन में ट्रेड करना है या तो लास्ट के वीक में ऑप्शन में कौन सा लेना है, क्या वो ऑप्शन जब हम जाएंगे तब उसका ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्यूचर के लिए कोई तकलीफ नहीं है, आप 26 मार्च से काम करो या तो 29 सपोज दैट आप 25 अप्रैल को भी काम करेंगे तो भी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के लिए कोई तकलीफ नहीं, चलेगा। सर उसका क्वेश्चन वर्किंग था आवर्स कितना रहता है? सर ऑप्शन के लिए भी 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ऑप्शन के 3 महीने के रहते हैं, उसमें और से ऑप्शन इंडेक्स के लिए अलग रहता है, फ्यूचर के लिए मतलब स्टॉक के लिए अलग रहता है थोड़े से। तो वो मैं बताऊंगा कि जैसे उसमें वीकली आता है, जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं महीने में एक बार एक्सपायरी आ रहा है, तो ऑप्शन में हाँ। अभी क्या आ रहा है कि हर वीक में हर थर्सडे को एक्सपायरी आती है बाकी ऑप्शन के, इंडेक्स ऑप्शन में। वैसे स्टॉक में भी ऐसा अलग अलग है। तो ऑप्शन का जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहां पे मैं अभी क्या है कि फ्यूचर को क्लियर कर लो पहले, एक बार फ्यूचर समझ में आ जाएगा तो ऑप्शन समझना ईजी हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था हाँ अपना, बोलिए। रिलायंस इक्विटी है और रिलायंस फ्यूचर है, तो ये दोनों को जो अब जो भी रिलायंस में इक्विटी में अपन शेयर्स खरीदी करते हैं या इंट्राडे करते हैं, और फ्यूचर में भी इंट्राडे या अपन पोजीशन बनाते हैं, तो ये दोनों का वैल्यूएशन एक ही जगह पे, दोनों पे भी एक ही अमाउंट पे क्रिएट होता है ना? दोनों का जो अमाउंट है, हाँ वैल्यूएशन, वो हाँ दोनों एक ही जैसा क्रिएट होता है ना? नहीं, वो दोनों ट्रेड अलग रहेंगे। हाँ समझो, मैंने सपोज से अभी एग्जांपल इक्विटी कैश में कोई यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय करता है रिलायंस का, तो वो अलग ट्रेड दिखेगा, और फ्यूचर में एक लॉट बाय करता है तो ट्रेड अलग दिखेगा। नहीं, मैं क्या बोला, ट्रेड तो अमाउंट तो ट्रेड अलग अलग दिखेगा, पर जो अमाउंट है, जो अमाउंट वैल्यूएशन बोलते हैं, जो अभी दोनों पे क्रिएट हो जाता है ना, इक्विटी पे किया है तो भी इधर भी क्रिएट हो जाता है ना, और इसका फ्यूचर का भी इक्विटी पे भी असर करता है ना वैल्यूएशन का? नहीं नहीं नहीं, वो वैल्यूएशन मतलब आपको कितना मार्जिन लगेगा वो बोल रहे हो आप, कि मार्केट कहाँ पे जाएगा इसके लिए आप हाँ, बाइंग सेलिंग का वैल्यूएशन बोल रहे हो? बाइंग सेलिंग का वैल्यूएशन। नहीं नहीं, वो तो रहता है सर। क्या होता है देखो, उसमें आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे सपोज अगर रिलायंस में अगर 100 शेयर्स है, अगर 100 ही पूरा मतलब रिलायंस ही 100 कंपनी का 100 शेयर्स ही का एक कंपनी सपोज दैट, तो फ्यूचर में कभी भी 100 शेयर्स का पूरा ट्रेड नहीं होता है। ओके, इसको मैं बोलता था आगे वो पॉइंट आएगा आपका, मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट क्या रहता है, वो ओपन इंटरेस्ट को भी बोलेंगे उसको ऑप्शन में जब जाते हैं तो वो कैसे रहता है क्या रहता है वो आगे देखेंगे। कि देखो आप रिलायंस में सपोज कितने ट्रेड बनाएंगे, जैसे कभी कभी आप फ्यूचर में बैन होता है, देखो पता है फ्यूचर में बैन आता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में बैन आ जाता है, वो कंपनी में फ्यूचर में ट्रेड नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि उसमें ज्यादा सौदे हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितने ट्रेड होंगे रिलायंस में जितने ट्रेड होंगे उतने यहाँ पे होंगे तो वो ऐड होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे बाइंग आ रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, तो सपोज उसके यहाँ फ्यूचर में बहुत ज्यादा बाइंग आ गया, मार्केट ऊपर जा रहा है, और इक्विटी कैश में बाइंग ही नहीं आ रहा है तो भी ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों का रेट साथ में आएगा तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन ये रहता है। हाँ, सर वही और एक पूछा ना डाउट था फिर, सर। समझो इक्विटी में वैल्यूएशन बढ़ेगा तो हाँ, फ्यूचर की वैल्यूएशन, जो अमाउंट बढ़ते, वो अपने समझो आप बढ़ेगी। अपने आप बढ़ेगी, वही पूछा, दोनों का हाँ, भी फ्यूचर का देखो, सपोज एकदम फ्यूचर में किसी ने एक लॉट भी बाय नहीं किया और इक्विटी में बहुत तगड़ा बाइंग आ रहा है और ये बढ़ रहा है तो फ्यूचर को बढ़ना ही पड़ेगा। ओके ओके, वही वहां क्वेश्चन पे था ट्रेड नहीं भी हुआ, सपोज एग्जांपल 5 मिनट के लिए, कि आप जब अभी ये तो अच्छे कंपनी हम देख रहे हैं, सब बाकी ऐसे रहेंगे सपोज दैट, इसलिए फ्यूचर सब कंपनी के फ्यूचर इसीलिए नहीं है। समझ में आ रहा है कि 200 210 फ्यूचर ही कंपनी के फ्यूचर क्यों अवेलेबल है, इसका रीजन ही यही है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा है और सिर्फ इक्विटी का भाव बढ़ रहा है और फिर ये सिर्फ एक वर्चुअली बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो कंडीशन डाल दिया है कि कौन से कंपनी का फ्यूचर में ट्रेड करना है और कौन से का नहीं करना, वो आगे हम देखेंगे उसको। हाँ, कोई और क्वेश्चन पूछ रहा था कोई आदमी? समझो अभी फ्यूचर सर में बड़ा लॉट बेचा भी, समझो तो रिलायंस का भी उस दिन नीचे ही आना है, इक्विटी का भी। वो तो आप एक के बात नहीं होगा ना, पूरा कलेक्टिव मार्केट की बात करनी पड़ेगी कि बस सब लोगों ने रिलायंस को नीचे लाना डिसाइड किया है तो फ्यूचर को भी नीचे आना पड़ेगा फिर। ओके ओके। हाँ सर, कोई और पूछ रहा सर था? मार्केट में कितने परसेंट लोग इक्विटी में काम करते हैं या फ्यूचर में, ज्यादा लोग किसमें काम करते हैं? हाँ देखो सर, प्रैक्टिकली बोलूंगा ना, देखा जाए तो ना, तो वॉल्यूम के हिसाब से बोलेंगे, टर्नओवर के हिसाब से बोलेंगे तो 90% लोग ट्रेडिंग जो करते हैं वो पूरा फ्यूचर में ही कर रहे हैं। कर रहे। ओके, 90% में बोल रहा हूँ। अच्छा। टर्नओवर की बात करते हैं हम, टर्नओवर में लोग नहीं काउंट होते। देखो सर, कि सपोज 100 लोग काम कर रहे हैं टोटल मार्केट में, तो इक्विटी कैश में भी 50 लोग काम करते हैं, 50 लोग फ्यूचर में काम कर रहे हैं। लेकिन टर्नओवर जो बात है ना, तो फ्यूचर में टर्नओवर बहुत बड़ा है,
लिक्विडिटी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है फ्यूचर में। मोटा मोटी 90% लोग इक्विटी फ्यूचर में ट्रेड हो रहे हैं ना, फ्यूचर में मतलब इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर सबका मिला के, और इक्विटी में कम ट्रेड हो रहा है। और इसमें अगर वो फ्यूचर का कोई टाइमिंग क्या पूछेगा रहता है? कि सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, सबसे ज्यादा लिक्विड, सबसे ज्यादा तो फ्यूचर कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड होता होगा, तो वो है निफ्टी फ्यूचर। उसके बाद आता है बैंक निफ्टी। तो निफ्टी फ्यूचर मतलब इतना ज्यादा ट्रेड होता है कि बहुत ज्यादा। सपोज दैट अगर हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 का जो 50 कंपनी है उसका टोटल अगर हम बात करेंगे कि कितना जो भी मार्केट कैप है उसका 65%, पूरा टोटल मार्केट कैप का 65% निफ्टी 50 है, और उसमें इंडेक्स मतलब उसका तो बहुत टर्नओवर हो जाता है उसका। निफ्टी फ्यूचर में सबसे ज्यादा, निफ्टी फ्यूचर में सबसे ज्यादा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट अगर फ्यूचर का कोई होगा तो निफ्टी है अपने इंडियन मार्केट में। सर और इसका टाइम वर्किंग आवर क्या रहते हैं? वही सेम जो इक्विटी का चल रहा है, वही 9:15 से लेके 3:30। ओके सर। हेलो सर, हेलो। हाँ बोलिए। क्वेश्चन पूछने का था, अगर इक्विटी कैश जो है ना, वो अगर अंडरलाइन एसेट वही है तो यानी मेन प्राइस वही इक्विटी कैश है, तो अरे हम चार्ट इक्विटी कैश का क्यों नहीं देखते? क्योंकि वही रियल प्राइस होता है ना। देखो वही रियल प्राइस है, नो डाउट। सपोज दैट आप इक्विटी का भी चार्ट देखेंगे तो अल्टीमेटली ड्राइविंग फोर्स तो इक्विटी ही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ओके, अगर इक्विटी में बाइंग आएगा तो ही फ्यूचर भी ऊपर जाएगा, ये सच्ची बात है, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। लेकिन हम चार्ट जब देखते हैं ना, तो जब चार्ट की बात आती है ना सर, तो चार्ट पे ये चीज नहीं आती है। जब चार्ट में तो अलग अलग स्टडीज है ना, सही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज अगर कोई ऐसे फ्यूचर में ट्रेड करने वाले लोग हैं कि फ्यूचर में मार्केट में कोई बड़ा रजिस्टर है, वहां से अगर ओपन इंटरेस्ट वगैरह, वो क्या है, वो फ्यूचर की बात है ना, ऑप्शन और फ्यूचर की बात है, ओपन इंटरेस्ट, तो उसको देख के भी लोग इक्विटी में शॉर्ट सेल करते हैं ना सर। फिर मेन चीज क्या मैं बोल रहा हूं कि इक्विटी में सेलिंग आएगा तो फ्यूचर गिरेगा, इक्विटी में बाइंग आएगा तो फ्यूचर भी बढ़ेगा, ये रियलिटी है। लेकिन ये यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कहां से आएगा, किसको देख के, वो फ्यूचर को देख के सेल मारेंगे कि इक्विटी को देख के सेल मारेंगे, या कोई पर्टिकुलर न्यूज को या तो फंडामेंटल देख के या तो और कुछ अलग चीज देख के लोग यहाँ पे बाइंग या सेलिंग करेंगे, ये आपने ना डिसाइड कर सकते। इसलिए चार्ट मैटर नहीं करता, कोई भी चार्ट यूज कर लो आप। अल्टीमेटली बात क्या है कि बाइंग या तो सेलिंग क्यों आने वाली है वो आपको पता करना होता है, इसलिए चार्ट उस पर मैटर नहीं करता। अगर आप सपोज काम वैल्यूएशन करते हो, सपोज तो मेरे में हम नॉर्मली हम इक्विटी जब फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर का ही चार्ट क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे का एक ही लॉजिक क्या है कि जब आप चार्ट पे कुछ टेक्निकल काम कर रहे हो ना, सपोज दैट, तो चार्ट पे जो प्राइस बन रहा है वो ज्यादा मैटर करता है आपके लिए, ठीक है ना। जैसे सपोज यहाँ पे 2110 है, 9 है, और यहाँ पे 2114 है, तो 5 रुपए मतलब कभी कभी डिस्काउंट रहता है, फिर प्रीमियम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सब चीज होती है, ठीक है। तो जब आप चार्ट पे काम करते हैं तो चार्ट को देखना चाहते हो कि जिसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेंड एनालिसिस वगैरह सब कुछ करना है, तो वो चार्ट पे अगर वो प्राइस बनी है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, अगर सपोज इक्विटी कैश को ट्रेड, इक्विटी कैश को, हाँ आप ये कर सकते हो कि इक्विटी को एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में ट्रेड किया, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। अगर ये बाय बोलेगा तो वो भी बाय ही बोलने वाला है, उसमें भी बाइंग ही होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि फ्यूचर में आपको ट्रेड करना है। मैं ये नहीं बोलता कभी भी कि फ्यूचर में अगर मार्केट गिरेगा तो इक्विटी भी गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इक्विटी गिरेगा तो फ्यूचर गिरेगा ही गिरेगा। तो अगर किसी को अगर ऐसा देखना है कि फ्यूचर का ट्रेड नहीं देखना है, चार्ट नहीं देखना है, और इक्विटी का चार्ट देख के फ्यूचर में काम करना, कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर का चार्ट देख के इक्विटी में काम ये नहीं कर सकते, और फ्यूचर का चार्ट है कि फ्यूचर में काम करना तो तकलीफ ही नहीं ना, वो तो कर सकते हैं ऑलवेज। सर लेकिन फ्यूचर के वॉल्यूम बहुत होंगे और इक्विटी के वॉल्यूम कम होंगे, हाँ, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अप जाएगा, इक्विटी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली दोनों का कंपैरिजन वो नहीं है सर। आप जैसे बोल रहे हैं ना कि सपोज यहाँ पे 100 क्वांटिटी ट्रेड हुआ और यहाँ पे 50 से ट्रेड हुआ, ओके, तो ये तो इक्विटी, देखो ये ऐसा डायरेक्टली ऐसा रिलेशन नहीं है उसका कि ये यहाँ पे 100 लोग है तो ये ज्यादा भागेगा, ये ऐसा नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी कितने बन रहे और वो सेटल कितने और वो सब कुछ रहता है ना उसमें। तो जैसे सपोज इसका इक्विटी का अवेलेबिलिटी सपोज यार से एग्जांपल 60 क्वांटिटी का था और उसमें 50 क्वांटिटी का मांग रहे हैं, तो डिमांड तो ज्यादा बढ़ गई ना। जब वॉल्यूम की बात आती है तो सप्लाई कितना है वो भी देखना पड़ता है वहां पे। सपोज यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड हो रहा है, आप अगर कंपेयर करेंगे तो रिलायंस में सबसे एग्जांपल 1000 क्वांटिटी बाय हुआ फ्यूचर का,
और इक्विटी का 200 क्वांटिटी बाय हुआ, ओके, तो कोई क्या बोलेगा, अरे फ्यूचर में ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन फ्यूचर में अवेलेबल माल 5,000 क्वांटिटी का था और इक्विटी का 200 ही था या तो 250 ही था, तो मतलब जब वॉल्यूम पे देखेंगे ना तो वॉल्यूम अवेलेबिलिटी पे, सप्लाई पे डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम ज्यादा है कि कम है, वो डिमांड ज्यादा है कि कम है, वो सप्लाई और डिमांड, इसलिए वो मतलब ये क्रॉस नहीं कर सकते कि फ्यूचर में ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर ये पीछे रह जाएगा, ये भाग, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ये क्रॉसिंग नहीं होती उसमें। अच्छा, आया ध्यान में सर। ओके ओके, तो अभी के लिए मैं क्या बोल रहा था, हम कहाँ पे थे कि एग्जैक्टली नया कॉन्ट्रैक्ट कब जनरेट होता है ये समझ में आ गया सबको। अगर मार्च कॉन्ट्रैक्ट 25 को एक्सपायर हो जाएगा, ओके, तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट चालू नहीं होने वाला है, वो ऑलरेडी चालू है 1-2 महीने से, मई भी चालू है, नया कौन सा चालू होगा, जून का चालू होगा, सिर्फ अप्रैल का करंट हो जाएगा, नियर नेक्स्ट फार वो चेंज होता है सिर्फ, कि करंट महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो अगले महीने का जो नेक्स्ट था वो अभी नियर हो जाएगा हमारे लिए, ऐसा होता है, ये समझ में आया है। और नया कॉन्ट्रैक्ट जैसे मार्च के बाद जून कॉन्ट्रैक्ट कब चालू होगा, जैसे ही 25 मार्च का 3:30 बजे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया तो 26 तारीख को मार्केट जैसे ही चालू होगा नेक्स्ट वर्किंग डेज, उस दिन जून कॉन्ट्रैक्ट भी आपको दिखने लग जाएंगे, तब तक नहीं दिखेंगे। क्लियर है। और सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन था मुझे कि सर सपोज से एग्जांपल मुझे अगर ये रखना है, रोल ओवर करना है, सपोज रोल ओवर करना कैसे होता है, सपोज 25 मार्च को मैंने ये सपोज यहाँ पे 2114 को 15 को मैंने बाय करके रखा हुआ है, 2250 को मार्केट गया, मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा नहीं ये तो 2500 होने वाला है, सपोज दैट मुझे नहीं निकालना है, तो भी आपको मार्च कॉन्ट्रैक्ट में तो ट्रेड निकालना ही पड़ेगा। और रोल ओवर मतलब क्या होता है कि यह 25 मार्च का जो आपने बाय किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, इसको अभी 25 मार्च को बेच दो, और उसी टाइम पे जब आप बेचोगे, सपोज 2:30 बजे बेच रहे हो, तो उसी टाइम पे अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को वापस खरीद लो, इसको बोलते हैं रोल ओवर। इसमें से कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और इसमें नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इसको बोलते हैं रोल ओवर। और इसमें खर्चा लगता है, ब्रोकरेज भी लगता है और कॉस्ट ऑफ कैरी भी रहता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो 25 मार्च का था, इसको अगर आपको कैरी करना है, सपोज अभी का डिफरेंस कितना है, इसका 10 रुपए का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 2114 है और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 2124 है, मतलब 10 रुपए महंगा, आपको इसको बोलते कॉस्ट ऑफ कैरी। अगर नया उसको कैरी भी करना है तो नया, मतलब मैं आपको बोलता एक्चुअली रोल कुछ होता ही नहीं है, एक ही चीज होती है कि ये करंट कॉन्ट्रैक्ट में आपको पूरा सौदा खत्म करना है और आपको वापस बाय ही बनाना है, तो नए कॉन्ट्रैक्ट में बाय बनाओ, बात खत्म। ठीक है, ठीक है। तो रोल ओवर मतलब क्या है कि यहाँ पे बेचेंगे तो इसका तो ब्रोकरेज लगेगा, टैक्स लगेगा, सब कुछ लगेगा, और वापस यहाँ पे नया सौदा लेंगे तो उसका भी ब्रोकरेज टैक्स लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से सीधा इसमें शिफ्ट हो गया और ब्रोकरेज वही सौदा नहीं है, वो सौदा सेटल हो गया 25 मार्च वाला आपका, और यहाँ पे नया वापस नया सौदा नया ट्रेड बनता है। इसका मतलब रोल ओवर का कोई मतलब ही नहीं से। रोल ओवर का मतलब सिर्फ इसका है सर कि पब्लिक क्या, मतलब वो मार्केट जब एनालिसिस करते हैं ना, लोग क्या कौन से ट्रेड बना रहे हैं, बाय के ट्रेड बन रहे हैं कि सेल के बन रहे हैं, वॉल्यूम किस हिसाब से बन रहा है, बायर आ रहे हैं कि सेल, उसके लिए लोग देखते हैं कि नए कॉन्ट्रैक्ट कितने बने। से एग्जाम्पल रोल ओवर क्यों, रोल ओवर वर्ड क्यों आया है, 25 मार्च को समझिए 25 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, से एग्जाम्पल 100 कॉन्ट्रैक्ट वहां पे एक्सपायर हो गए, मतलब 100 लोगों ने बाय सेल करके रखा होगा, तो 100 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, तो लोग क्या, कुछ ना, अगर पैसा थोड़ी ऐसे रखेंगे तो कुछ ना कुछ बाय करेंगे, तो उसमें क्या होता है, 25 रिलायंस का सपोज 100 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और 50 नया अप्रैल में बना, तो क्या होता है कि 50% रोल हो गया, मतलब 50% लोगों ने क्या किया, यहां से खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया। वो 50 में से ऐसा थोड़ी कि वो सब लोगों ने ही बनाया होगा, किसी एक ने, किसी 10 ने, या तो जिसने नहीं किया होगा उसने भी उस दिन सौदा बनाया होगा, ऐसा होता है। वो तो उसका ऐसा पता नहीं चलेगा आपको कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया, या तो यहाँ पे बेच के यहाँ पे बनाया, वो कितने लोग, ऐसा नहीं पता चलेगा। मोटा मोटी क्या होती है कि उस दिन क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ने वाला है ना, वही तो हम बोलते हैं ना कि जब ये करंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम शिफ्ट होता है, मतलब लोग सब लोग क्या करते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड बनाते हैं, तो उस दिन नए कॉन्ट्रैक्ट कितने बने उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि भाई कितने लोगों ने रोल ओवर किया, बाइंग में रोल ओवर किया कि सेलिंग में किया। अगर बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बन रहा है तो
तो फिर वो दिखता है कि भाई बाइंग का ज्यादा रोलर हो रहा है या तो सेलिंग का हो रहा है, तो शॉर्ट पोजीशन लेके लोग रोलर कर ऐसा एनालिसिस कर, जैसे आप कभी टीवी पे वगैरह सुनते होंगे, तो वो क्या होता है, वो फिक्स कुछ नहीं होता है एक्चुअली। ऐसा सिर्फ वो देखता है, डेटा देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं कि भाई इतना यहाँ पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 100 कॉन्ट्रैक्ट बिक गए और यहाँ पे नए 50 खड़े हो गए, मतलब 50 लोगों ने रोल ओवर कर दिया, ऐसा वो बोलते हैं। ऐसा रहता है और कुछ नहीं रहता वहां पे। बाकी रोल ओवर का खर्चा वगैरह सब कुछ सेम है। यहाँ पे जो माल लिया और बेचा मार्च में, सपोज 100 रुपया खर्चा लगा, तो ये तो ठीक है, 100 रुपया देना ही है। और यहाँ पे जब नया ट्रेड हम बनाएंगे तो उसको नया ब्रोकरेज टैक्स वगैरह जो भी रहेगा उस हिसाब से लगे, मतलब फ्रेश ट्रेड रहता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ रोलर वगैरह कुछ होता नहीं है। यहाँ पे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो और आपको लगता है कि वापस मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में नया ट्रेड बना लो, वहां से वापस ऊपर का रैली मिलेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। ओके, Clear, मतलब अभी sir. तक हमने क्या किया, फ्यूचर क्या है उसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, कौन से चीज के फ्यूचर बनते हैं वो भी समझ में आ गया कि 4 चीज है अभी मोटा मोटी, इंडेक्स रहेगा, कोई स्टॉक रहेगा, कोई फ्यूचर करेंसी रहेगा और कोई कमोडिटी रहेगा, इनके फ्यूचर बन सकते हैं। ओके, और अभी मैंने क्या बोला, फ्यूचर तो बन गया, उसके बाद उसका रेट कैसे डिसाइड होता है, उसके अंडरलाइन जो एसेट रहती है, जैसे यहाँ पे रिलायंस फ्यूचर है, उनका अंडरलाइन एसेट क्या है, रिलायंस है। ठीक है, वैसे ही सपोज दैट अगर हम बात करेंगे कि अगर रुपीज है, रुपीज और डॉलर का अगर है यूएसडी आईएनआर, ओके, वो हम देखेंगे आगे। या तो मैंने यहाँ पे यूरो आईएनआर बताया, या तो यूरो आईएनआर आपको मैंने, ये करेंसी है। ओके, मतलब एक यूरो इक्वल टू कितनी रुपीज, यूरो आईएनआर मतलब ये बेस रहता है, ये बेस रहता है, पहले जो नाम पेयर के पहले जो नाम आता है ये बेस रहता है, यूरो बेस है। एक यूरो इक्वल टू कितना रुपीज, इसका रेट यहाँ पे आपको दिखेगा 86.73, मतलब 86.73.50, मतलब 86 रुपीज 73 पैसा अगर हम देंगे तो आपको 1 यूरो मिलेगा। इसका 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 इनको कहना रहता है। तो इसका रेट कैसे डिपेंड है, ये 26 मार्च का जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, तो रियल जो फिजिकल यूरो आपको टर्नओवर होता है ना, उस पर डिपेंड है इसका। ऐसा रहता है, जैसे इक्विटी मतलब रियल रहता है ना, 1 शेयर 2 शेयर आपके घर पे आता है, आपके डिमेट में आता है, वैसे यूरो भी आपके हाथ में वो है, करेंसी है वो चीज, तो उस पर डिपेंड रहता है इसका फ्यूचर का। वैसे ही कमोडिटी का भी रहता है, ये कमोडिटी का 1 बैरल का रेट पे डिपेंड रहता है वहां पे। ठीक है, ये चीज हमने मोटा मोटी देखा दोनों की कि डेट अलग रहे। एक्सपायरी कैसे आती है। हेलो ओके, एक्सपायरी डेट क्या होती है, इसका और डिटेल में हम थोड़ा जाएंगे। इसमें कुछ डाउट है अभी? सर डेट अलग रहती है क्या दोनों की? अभी हाँ, यूरो डेट अलग अलग रहते हैं सर, वो मैं बताऊंगा कैसे रहता है। ठीक है, दोनों की मतलब किसकी? यूरो की और अपने करेंसी और इसकी स्टॉक में। हाँ, अलग अलग रहेगा, मैं बताऊंगा। ये रिलायंस। अभी मैंने जो बताया लास्ट थर्सडे, ये अपना एनएससी बीएससी जो से इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो ओके स्टॉक है और जो इंडेक्स है, ये जो 2 फ्यूचर है, इसमें लास्ट थर्सडे को रहता है। ओके, अगर करेंसी की ओके बात करेंगे तो मैं बोलता हूँ करेंसी में लास्ट 2 वर्किंग डेज छोड़ के, हर महीने का जो लास्ट वर्किंग डेज है उसको, मतलब सपोज 31 30 और 31 को अगर मार्केट चलने वाला है तो 29 को एक्सपायरी रहेगा, ऐसा रहता है। ठीक है, और कमोडिटी मार्केट में तो उन्होंने अभी क्रूड ऑयल के लिए 19 डिसाइड किया हुआ है, 18 19 ऐसा आता है वो। ठीक है, ये वो मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं उन्होंने, वो प्री डिफाइंड डेट रहता है, 18 19 है तो 20। ओके, या तो फिर अगर नेचुरल गैस में जाएंगे तो वापिस वो 27 28 ऐसा रहता है, तो डेट वहां पे आती है। तो कम्युनिटी मार्केट के लिए या तो करेंसी मार्केट के लिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लास्ट थर्सडे ऐसा फिक्स नहीं है वो, लेकिन वो डेट हमें 3 महीने पहले पता चल जाता है। तो इसलिए मैंने बोला डेफिनेशन जब मैंने बताया तब क्या मैंने कि प्री डिफाइंड डेट, उसका कुछ थंब रूल नहीं रहेगा, वो एक्सचेंज डिसाइड करेंगे, रेगुलेटर डिसाइड करेंगे कि भाई ये महीने का कॉन्ट्रैक्ट इसको खत्म। जैसे से एग्जांपल, ये रिलायंस का सपोज हम बोल रहे हैं कि 25 मार्च को एक्सपायरी, क्योंकि लास्ट थर्सडे है, लेकिन अगर थर्सडे को ही 25 मार्च को अगर छुट्टी आती, नेशनल हॉलिडे अगर रहता, तो एक्शन क्या डिसाइड करता, 24 को डिसाइड कर देता आपको एक्सपायरी करने का। तो ऐसा हो उनके पास वो मतलब वो है उनके पास क्या बोलते हैं उसको, अधिकार कि वो डिसाइड कर सकते कौन सा रेट को करना है, लेकिन वो प्री डिफाइंड रहेगा, 3 महीने पहले आपको बताया रहेगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इस दिन को खत्म होगा ऐसा। ठीक है, अभी एक चीज और सीखना है हमें कि जैसे इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी में क्या होता है कि आपको 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर्स में ट्रेड लेते आता है। अगर मैं बोलूंगा कि रिलायंस के 2 शेयर्स मैंने खरीदे तो मैं खरीद सकता हूं इक्विटी में, लेकिन जैसे हम फ्यूचर की बात करते हैं
तो फ्यूचर में आपको 1 2 4 क्वांटिटी शेयर्स लेते नहीं आते, यहाँ पे लॉट लेना पड़ता है। आपको एक पूरा लॉट खरीदना या तो पूरा लॉट बेचना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? अभी कोई बोलेगा सर लॉट क्या होता है, सही है ना? क्लियर है? तो लॉट मतलब क्या होता है कि लॉट यानी क्या कि कितने, कम से कम कितने यूनिट आपको खरीदने हैं, इसको प्री डिफाइंड पहले डिसाइड किया होता है कि कितने। सपोज कोई किसी को लिखना है तो लिख लो, व्हाट इज मीन बाय लॉट। लॉट साइज क्या होती है? लॉट साइज यानी कितने मिनिमम यूनिट खरीदने होंगे ट्रेड लेने के लिए, कम से कम कितनी क्वांटिटी आपको परचेस करनी पड़ेगी, इतना कम से कम करना ही है, इसको बोलते हैं लॉट। अभी हर कंपनी वाइज, हर इंडेक्स वाइज हर किसी का लॉट साइज अलग रहता है। रिलायंस का अलग रहेगा, टीसीएस का अलग रहेगा, और सपोज दैट इन्फोसिस का अलग रहेगा, टाइटन का अलग रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक का अलग रहेगा, निफ्टी का अलग रहेगा, बैंक निफ्टी का अलग रहेगा, निफ्टी आईटी का अलग रहेगा। इनका सबका आईटी मैंने जैसे बोला, शायद बाकी लोगों को शायद ये पता नहीं, निफ्टी आईटी में भी ट्रेड होता है फ्यूचर में, ठीक है? वो भी एक इंडेक्स है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है? क्लियर है यहां तक? लॉट साइज मतलब क्या, लिखना है क्या? लॉट साइज मतलब लिखना है क्या? लॉट साइज मीन नंबर ऑफ शेयर्स। लॉट साइज लिख लो। लॉट साइज यानी कितने, न्यूनतम मतलब कम से कम यूनिट खरीदने होंगे, कम से कम मिनिमम कितनी क्वांटिटी हमें खरीदनी है, इसको बोलते हैं लॉट साइज, और कुछ नहीं। तो कभी कभी होता है सर लॉट क्या होता है? लॉट मतलब क्या, प्री डिफाइंड क्वांटिटी है भाई, इतना परचेस आपको करना पड़ेगा, इससे कम नहीं कर सकते आप। जैसे होलसेल मार्केट में आप जाते होंगे, देखो कभी कभी तो वो बोलते हैं ना 1 डजन ही लेना पड़ेगा, डजन मतलब 12 से बोलते हैं, हमें 12 क्वांटिटी लेना ही है होलसेल में। रिटेल मार्केट में क्या है, 1 2 4 आप ले सकते हो, आपकी चॉइस है, आपको जितना लगता है उतना ले सकते हो। वैसे इक्विटी में आपको वो प्रिविलेज है कि आपको 1 शेयर, 10 शेयर, 1000 शेयर, 2000 शेयर, जितने भी लेने ले सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपको उन्होंने जो डेट और जो डिसाइड किया हुआ है उतना ही लेना पड़ेगा, उससे कम नहीं ले सकते। जैसे मैंने अभी रिलायंस पे मैंने बाय पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट कितना लिख के आया, यहाँ पे मुझे कितना लिख के आया है? 250। 250, मतलब इसका लॉट साइज 250 का है। मतलब मैं एक लॉट खरीदूंगा, मतलब 250 शेयर्स रिलायंस के मैं खरीदूंगा। अभी इसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। 250 शेयर्स रिलायंस के मैं खरीदूंगा, मतलब 250 शेयर्स रिलायंस के मेरे डीमेट अकाउंट में नहीं आने वाले हैं। या तो 200, सपोज इसी बीच में आपने खरीद लिया और रिलायंस ने डिक्लेयर किया 1 शेयर्स पे 10 रुपया डिविडेंड दे जाएगा, तो आपको 250 शेयर्स पे डिविडेंड नहीं आता। फ्यूचर में जो भी ट्रेड लेते हैं आप, इस पे कोई भी डिविडेंड नहीं आता है, और ये शेयर्स कभी भी आपके डीमेट अकाउंट में नहीं जाते। ये वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। क्लियर बात करते हैं, ये वर्चुअल रहता है। आपको सिर्फ प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट मिलेगा। 2100 पे खरीदा है, 2200 पर बेचेंगे, 100 रुपया एक क्वांटिटी के पीछे मिलेगा। 250 क्वांटिटी आपने लिया है, एक लॉट मतलब 250 क्वांटिटी, तो 100 रुपया ऊपर गया इंटू 250, इतना आपको प्रॉफिट हो गया 25,000 रुपया। समझ में आ रहा है? सर अगर और 10 एक रुपया डाउट था ऊपर गया तो 2500 रुपया। क्या बोल रहे हैं सर? और एक डाउट था, बोले? सपोज कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, हाँ, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो मेरे इक्विटी में कुछ शेयर है और फ्यूचर में भी कुछ क्वांटिटीज है, तो मुझे फ्यूचर में डिविडेंड मिल सकता है क्या? मैंने वही बोला ना, फ्यूचर का डिविडेंड नहीं मिलता। अच्छा सिर्फ इक्विटी में जितने शेयर्स रहेंगे आपके, सब इक्विटी में रिलायंस के आपके 100 शेयर्स है, तो 100 शेयर्स इंटू 10 रुपया पर शेयर अगर करेंगे तो 100 इंटू 10, इतने आपको डिविडेंड मिलेगा। और आपने फ्यूचर में सपोज 10 लॉट लेके रखे, उस पे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है? तो फ्यूचर में जो शेयर्स रहते हैं उस पे डिविडेंड नहीं मिलता। अच्छा सर एक क्वेश्चन था और जो समझो अभी जो फ्यूचर का और तो लास्ट
पीछे पूछा था ना मैंने वैल्यूएशन का, समझो फ्यूचर में सबसे ज्यादा लॉट बेचा गया और इक्विटी में कुछ नहीं, नॉर्मली था, तो इक्विटी भी नीचे आएगा ही ना आएगा पक्का, उसमें भी फ्यूचर का और उसका कनेक्शन आप बोले ना, तो समझो अभी इधर फ्यूचर का वैल्यूएशन कम हो गया, समझो अभी 21.13 है फ्यूचर का, और इसका अपना जो इक्विटी का 21.08 है, तो समझो इसका लॉट आज बेचे जा रहा है, एक्सपायरी डेट है 25 मार्च का, तो वहां पे सब एग्जिट होते हैं, तो वो वैल्यूएशन यहाँ पे भी क्रिएट होता है ना इक्विटी में? नहीं है, वो क्रिएट होने से ना तकलीफ वो नहीं है ना, वो तो सपोज दैट से एग्जांपल सब लोग उस दिन खरीद बेचेंगे, तो अगर बेचेंगे तो खरीद भी तो रहा है, दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ना। ओके ओके ओके, वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ खत्म हो रहा है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं किसी बाय और बाय वाले ने बेच दिया, अरे बेचा तो किसी तो भी बेचा ना, वो भी तो बाय कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो रहा है, तो एक्सपायरी के दिन एक्चुअली दोनों तरफ से सौदे होते हैं ना। ओके, और जो अप्रैल का और मई का भी लिया तो उसका भी वैल्यूएशन बोले तो इसमें क्रिएट हो जाता है? एक्चुअली सर वो बात क्या रहती है कि इसका वैल्यूएशन जो रहता है ना, इसमें टर्नओवर कितना वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इक्विटी का प्राइस ये फ्यूचर प्राइस नहीं डिसाइड करता कि भाई इक्विटी का अगर सपोज फ्यूचर में ज्यादा बाइंग आ गई, ठीक है, तो इक्विटी को ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, इक्विटी ऊपर जाएगा तो उसका मेन क्या है, अंडरलाइन क्या है, इक्विटी है, इक्विटी का रेट अगर 2500 होगा तो फ्यूचर का रेट 2500 होगा ही होगा, लेकिन सिर्फ फ्यूचर में बाइंग आ रही है, आप जैसे बोलो ऐसे, चलो 2 मिनट का एज्यूम करते हैं कि इक्विटी में बाइंग आया ही नहीं और फ्यूचर में बहुत तगड़ी बाइंग आ गई और इसका रेट 2500 का फ्यूचर का और इक्विटी का 2100 ही है, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, इसीलिए तो बैन का कंसेप्ट आया है ना, रेगुलेटर। समझ में आ रहा है? मैं आगे बताऊंगा कि आप जो बोल रहे हैं ना सर बहुत बाइंग आ गई, एक्चुअली वो आ ही नहीं सकती। हाँ, उसको बैंक किया है, ओके ओके, हाँ, इसलिए वो बैन कर सकता है, ये जो आप बोलो ये सही बात है आपकी कि सर बहुत ज्यादा बाइंग आ गई, इक्विटी में एक शेयर भी खरीदने रहे लोग, लेकिन सिर्फ फ्यूचर में ही लॉट खरीद रहे, तो फिर इक्विटी का रेट रहेगा सपोज दैट 1000 रुपए और फ्यूचर का रेट चलेगा 2000 रुपए, ऐसा तो नहीं चलना चाहिए, तो इसीलिए तो बैन का कंसेप्ट ला के रखे है ना कि एग्जैक्टली कितने कॉन्ट्रैक्ट आपको, जैसे मैंने बोला फ्यूचर में एक वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपका एक तय फिक्स डेट को, फिक्स रेट को, तो कितने कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे इसका लिमिट है सर, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि इतने ही कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, उससे ज्यादा आप जो सिचुएशन बोल रहे हैं ना वो सिचुएशन आ सकती है, तो लेकिन इसको पहले ही एड्रेस किया गया है कि भाई इतने कॉन्ट्रैक्ट अगर बन रहे हैं तो इसमें नया कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना बंद कर देंगे, फ्यूचर में इक्विटी में कभी बंद नहीं होगा, आप कितने भी आप बताओ, सपोज दैट मुझे 100 शेयर खरीदने हैं और सपोज दैट मार्केट में 10 शेयर से अवेलेबल है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आज का रेट 2100 है तो मुझे 2500 को दो, तो अगर कोई 2500 पे बेचने के लिए रेडी है तो मुझे मिल जाएगा, मतलब मैं कितना भी रेट बढ़ाऊंगा, मुझे अगर माल चाहिए तो मेरे रेट बढ़ा के लूंगा, ये चीज मैं इक्विटी में कर सकता हूँ, फ्यूचर में वो चीज नहीं हो सकती है। आपको कितना वॉल्यूम होने वाला है, कितने कॉन्ट्रैक्ट आप वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं वो फिक्स रहता है, उतने ही कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कल के सेशन में उस चीज पे हमारा डिस्कशन होगा, उसको बोलते हैं मार्केट वाइज पोजिशनल लिमिट पहले डिसाइड होता है, जैसे बोलते ना कि अगर 95% अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गए तो उसके बाद वो बैंड में चला जाता है, तो कंसेप्ट क्या वो आगे मैं कल बताऊंगा उसको डिटेल में, तो आपको पता ये आप जो बोल रहे हैं, चलो अगर ऐसा हुआ तो वो होने वाला है, लेकिन ये होगा ही नहीं, उसका उन्होंने ऑलरेडी जब मार्केट रेगुलेटर है उन्होंने उसका पूरा बंद करके रख दिया उसको कि भाई ऐसा हो जाएगा तो उसमें बैन कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर कुछ लॉजिक नहीं रहेगा उस चीज का, जो कंपनी ये नहीं है उसका रेट बढ़ते जा रहा है और जिसमें मुनाफा हो रहा है, जिसको रियल वैल्यू है, जिसका कुछ ऑफिस चल रहा है, जो कुछ माल बेच रही है खरीद रही है, उसका रेट नहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मेन तो इक्विटी है ना, इक्विटी में। लॉट साइज क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। इस पे और कुछ डाउट है किसी को? नहीं। फ्यूचर में हमेशा लॉट में ही ट्रेड करना पड़ता है, क्लियर है सबको? यस सर। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी का बताता हूँ सपोज, ठीक है, देखो निफ्टी का कितना आया 75। अभी कोई बोलेगा नहीं सर मुझे 75 नहीं चाहिए, मुझे ना 80 लेना है, तो नहीं ले सकते आप, या तो 75 ले सकते हैं या तो 150 ले सकते हो,
मतलब आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे और बढ़ाएंगे तो सीधा 150 होगा, और बढ़ाऊंगा तो 225, मतलब 75 इंटू 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाएगा वो। अगर मुझे 10 लॉट लेना है तो इतने लेने पड़ेंगे, मतलब 10 लॉट हो गए। समझ में आ रहा है? मतलब 75 के मल्टीपल में मैं ले सकता हूँ क्वांटिटी, उससे कम ज्यादा नहीं ले सकता मैं। 75 क्या है फिर? अभी लॉट साइज है किसका? निफ्टी का। वैसे अगर हम सपोज रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस में लॉट साइज क्या है? 250। और जैसे ये रिलायंस की इक्विटी की देखो, अभी मैं रिलायंस इक्विटी देखो, यहाँ पे ऊपर देखो, ये रिलायंस 25 मार्च लिख के आ रहा है, इसलिए 250 ऑलरेडी लिख के आ रहा है यहाँ पे, ब्रोकर ने ये बनाया है। अगर मैं रिलायंस इक्विटी पे बाय लगाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं कितना भी मुझे चाहिए उतना क्वांटिटी डाल सकता हूँ। मैं भी 1 भी ले सकता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ, 100 भी ले सकता हूँ, 200 102 भी ले, जो भी चाहिए जितना क्वांटिटी उतना मैं ले सकता हूँ। ये डिफरेंस समझ में आ गया सबको? अभी कोई बोलेगा कि सर रिलायंस का लॉट साइज 250 क्यों लिया और निफ्टी का 75 कैसे डिसाइड हुआ भैया? और 250 200 क्यों नहीं लिया, 300 क्यों नहीं लिया? ओके, तो एक्चुअली ये लॉट साइज हमेशा चेंज होते रहते हैं सर। कुछ टाइम पहले, सब 2 3 4 साल पहले बोलेंगे तो रिलायंस का लॉट साइज 100 भी था, उसके बाद 200 भी था, 250 है अभी, ठीक है, या तो 500 भी था। समझ में आ रहा क्या मैं बोला? जब 800 900 पे था ना, तो उस टाइम पे रिलायंस का एक लॉट का साइज 500 था। फिर वो कब बढ़ेगा कभी घटेगा। जैसे निफ्टी की बात करेंगे तो 50 था, फिर 25 हुआ था, फिर 75 हो गया है। तो ये डिसाइड कैसे होता है? तो क्या हुआ है, एक्सचेंज ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि अगर कोई एक फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाओगे आप, जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे ना, तो कम से कम, मतलब देखो एक से फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन नियर अबाउट बात करेंगे तो 10 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। 10 लाख का माल लेना या तो बेचना चाहिए, नियर अबाउट है। तो वो तो रोज रोज रेट चेंज होता है, लेकिन वो लॉट जब डिसाइड करना होता है तो वो क्या करते हैं कि वो मिनिमम 8 9 लाख 10 लाख या तो 12 लाख का वो टर्नओवर एक लॉट लेंगे या तो बेचेंगे, तो इतना इतना होना चाहिए इनका, ऐसा वो डिसाइड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो लॉट डिसाइड करते हैं। जैसे सपोज अगर रिलायंस का प्राइस सपोज 5000 हो जाए कल जाके, तो ये क्या हो जाएगा, 125 का लॉट साइज हो जाएगा नियर अबाउट। ओके, मतलब एक ही दिन में नहीं होगा, वो कैसे होता है कब होता है वो मैं आपको बताऊंगा और चाहिए तो, लेकिन इस हिसाब से होता है। साल में 2 बार उसको रिव्यू करते हैं हमेशा। अगर कोई कंपनी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसका सपोज एक लॉट लेने के लिए 20-25 लाख का अगर टर्नओवर हो रहा है, एक लॉट पे लेने पे और बेचने में 25, मतलब 50 लाख का एक लॉट एक टर्नओवर में हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, लॉट को छोटा कर देते हैं। या तो सपोज इसका रेट 500 रुपया हो गया कल जाके रिलायंस का, ठीक है, तो फिर क्या कर देंगे कि मतलब एक लॉट लेने के लिए तो 2-2.5 लाख रुपए ही लग रहा है, तो फिर वो लॉट साइज बढ़ा देंगे, आपको एक लॉट ही 500 का कर देंगे। मतलब सेबी क्या डिसाइड करती है, एक्सचेंज का रेगुलेटर क्या डिसाइड कर रहे हैं कि एक लॉट फ्यूचर का नियर अबाउट 10 लाख के रेंज में होना चाहिए, फिर 7 8 9 लाख 10 12 लाख ऊपर नीचे 2 लाख रुपए इधर उधर, तो उसके अकॉर्डिंग वो रेट डिसाइड होते हैं। मतलब क्या होता है कि उसका प्राइस क्या है, वो प्राइस इनटू इतना, वो 10 लाख 12 लाख आना चाहिए, 8 लाख 9 लाख आना चाहिए, उससे बहुत कम या तो बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कम ज्यादा होगा तो लॉट साइज उसका चेंज कर देते वो लोग। क्लियर है क्या? अभी लॉट कैसे, इसका कुछ थंब रूल नहीं है। वो 250 है तो 300 कर देंगे, अगर रेट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा तो 3000 अगर हो जाए तो, मतलब उनको क्या रखना है कि भाई एक लॉट लेने के लिए कितना मार्जिन चाहिए वो फिक्स रखना है उनको, हर कंपनी के लिए। मतलब अगर 1 लाख रुपया है तो रिलायंस में भी ट्रेड ले सकता है, निफ्टी में भी ले सकता है, तो टीसीएस में लेना टीसीएस में भी ले सकता है। एक लॉट के लिए कितना लगता है, तो नियर अबाउट सेम मार्जिन लगना चाहिए, नियर अबाउट। वो उन्होंने डिसाइड किया, डिपेंड, मार्केट का प्राइस मैटर नहीं करता। सपोज कोई कंपनी 100 रुपए का है तो उसका लॉट कभी कभी 5000 का भी रहता है, क्योंकि उन्होंने 10 लाख का उनको टर्नओवर रखना होता है उनको, ठीक है। और ये चेंज भी होता है ना, अगर यही 5 7 10 साल पहले की बात करेंगे तो 5 लाख पे वो डिसाइड करते थे। जैसे आगे मार्केट बढ़ते जाएगा तो वो बढ़ते जाएगा वो चीज। क्लियर है क्या? यस सर। लॉट साइज कैसे डिसाइड होता है और लॉट क्या रहता है, क्लियर? सबको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। और लॉट साइज तय मतलब डिसाइड कौन करता है, तो एक्सचेंज डिसाइड करते हैं कि भाई कितना लॉट रखना चाहिए, ठीक है। ओके सर।
और मोटा मोटी अगर हम बात करेंगे, मतलब इसका थंब रूल है, ज्यादा कीमत अगर कोई शेयर्स का अगर ज्यादा कीमत है, ज्यादा वैल्यू है, तो उसका लॉट साइज कम रहेगा, और कोई शेयर्स का अगर वैल्यू कम है तो उसका लॉट साइज ज्यादा रहेगा, ऐसा आप बोल सकते हो इसको। इसमें सर कि सेल का पोजीशन अपन रख सकते हैं इक्विटी से, वन डे में रिजेक्ट हो जाता है तो सेल का पोजीशन डाउन मार्केट में कर सकते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में आप जो ट्रेड बनाएंगे, बाय का बनाओ कि सेल का बनाओ, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, ये मैं बाय का सौदा, जैसे मैंने फ्यूचर का डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे मैंने बाय नहीं बोला ना मैं सेल बोला, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे आप बाय का वायदा करो या तो शॉर्ट सेल का वायदा करो, कोई भी वायदा करो, आप पर्टिकुलर डेट तक उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फ्यूचर में आप शॉर्ट सेल पोजीशन के लिए कैरी कर सकते हो, कि अगर मैंने सब आज बोला रिलायंस 2120 को मैं सेल कर रहा हूं, तो मैं 25 मार्च तक उसको रख सकता हूं मैक्सिमम, अगर मैंने मार्च कॉन्ट्रैक्ट में काम किया तो इसलिए यहाँ पे वो अलाउ रहता है, क्योंकि उसका सेटलमेंट कब होने वाला है, 25 मार्च को होने वाला है, तो तब तक तो कोई मुझे पूछेगा ही नहीं ना। इसलिए वो शॉर्ट सेल हम फ्यूचर में कैरी कर सकते हैं। और इक्विटी कैश में क्या होता है, इक्विटी कैश का सेटलमेंट जो है वो रोज का सेटलमेंट है, हर रोज शाम को आपको सेटलमेंट रहता है। मतलब अगर आपने इक्विटी में अगर 100 शेयर्स बेचे हैं तो शाम को आपको हम बोलेंगे कि जो शेयर्स आपने 10-12 बजे बेचे वो 100 शेयर्स मुझे चाहिए, जिसको देना है, जिसने आपसे लिया उसको डिलीवरी करना होता है, वो 2 दिन में उनको मिलता है, लेकिन वो शाम को ही आपसे लेते हैं। इसलिए इक्विटी कैश में आप शॉर्ट सेल सिर्फ एक दिन के लिए कर सकते हो, क्योंकि उनका सेटलमेंट शाम को 3:30 के बाद होता है। और एक्चुअली इनका सेटलमेंट डेफिनेशन में आप देखना, मैंने क्या बोला है कि फ्यूचर का सेटल कब करना है हमें, और तय डेट को, वो फिक्स डेट जो डिसाइड किया हमने 25 मार्च, उस दिन को उसका सेटलमेंट होने वाला है। इसलिए अगर मैंने आज भी कोई चीज बेची है तो वो मुझे पूछेगा कब, 25 मार्च को पूछेगा। इसलिए मैं उतने दिन तक बाय भी कैरी कर सकता हूं, या तो मुझे अगर मुझे लगता है मार्केट गिरने वाला है तो मैं शॉर्ट सेल भी कैरी कर सकता हूं। सर और एक डाउट था, फ्यूचर में सपोज मैंने एक शेयर खरीद लिया, तो शेयर गिर गया, करेक्ट, तो मेरे अकाउंट से वो पैसे जाते हैं? हाँ, उसको डेली सेटलमेंट बोलते हैं। हाँ, मैं वो बताऊं कैसा होता है? आगे हम मार्जिन कैसे लगता है क्या लगता है उस पर जब जाएंगे ना, एक लॉट लेने के लिए, जैसे अभी यही मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी सपोज दैट ये मैं कल करने वाला था, लेकिन आपने बात किया तो चलो इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। 10 मिनट है ना सबके पास? तो सपोज से एग्जांपल, अभी ये लॉट है, एक लॉट मैंने जैसे बोला ना कि लॉट साइज कैसे डिसाइड करते हैं, कम से कम 8-9-10 लाख रुपए कम से कम एक लॉट का कीमत प्राइस होना चाहिए। अभी बताओ, एक रिलायंस का एक लॉट 250 क्वांटिटी मुझे लेना है, 10 लाख रुपए सपोज लगता है मुझे, तो मैं 10 लाख रुपए किसके पास है तुरंत एक लॉट लेने के लिए? अगर जिसके पास है वो तो फिर डिविडेंड लेगा, बोनस लेगा, सब कुछ लेगा, तो इक्विटी में काम कर लेगा ना, फ्यूचर में क्यों काम करेगा? सही है। तो अगर हमें सपोज दैट इसके लिए मार्जिन कितना लगता है, अभी यहाँ पे सवाल आता है मार्जिन का, कि आपको एक लॉट लेने के लिए कितना पैसा लगता है। और फिर आपको मैं बताऊंगा, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि वो रोज का पैसा कटता है या तो मिलता है। ओके, तो सपोज से एग्जांपल मुझे 10 लाख रुपए ये रिलायंस का एक लॉट लेने के लिए अज्यूम कर लो, हम एग्जाम मतलब आपको समझने के लिए इजी हो जाए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 250 क्वांटिटी का एक लॉट है, ये एक लॉट रिलायंस का लेने के लिए मुझे 10 लाख रुपए लग रहा है। तो एक्शन क्या बोलता है कि भाई 10 लाख का वैल्यूएशन है, टोटल 10 लाख रुपए नहीं पे करना है आपको सिर्फ कुछ मार्जिन पे करना है, क्योंकि एक दिन में मार्केट कहीं 10 लाख मतलब पूरा जीरो नहीं होने वाला रिलायंस का रेट, और वो चीज आपको घर पे मिल भी नहीं रहा है, आपने एक वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है सिर्फ, सही ना। तो फिर वो क्या बोलते हैं कि आपको अगर ये वायदा बनाना है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 7 to 10% मार्जिन लगता है, 7% to 10%, डिपेंड ऑन मार्केट की सिचुएशन, मार्केट में मूवमेंट कैसा है, मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट है क्या, कुछ बड़ा न्यूज है, जो भी फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग ब्रोकर या तो एक्शन मार्जिन कम ज्यादा बढ़ाते हैं। लेकिन नॉर्मली 7 to 10% जो अच्छे स्टॉक है, जो निफ्टी 50 के स्टॉक है, या तो उससे थोड़ा और बड़ा, मतलब जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें 7 to 10% मार्जिन लगता है, और कभी कभी कुछ ब्रोकर 2-3% ज्यादा कम भी ज्यादा भी लेते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर बोलेंगे 10% मार्जिन में हमें ये माल ले, मतलब 10 लाख का माल लेने के लिए आपको सिर्फ लाख रुपए चाहिए, ठीक है।
तो 1 लॉट पे मिल जाएगा, मतलब आपको 10 लाख रुपया नहीं भी है तो 1 लाख पे ही आपको से एग्जाम्पल आपको पैसा मिल गया। आपको सपोज 1 लॉट मिल गया, 1 लाख रुपया दे दिया आपने, पैसा तो 1 लाख रुपया दे दिया, 1 लॉट आपको मिल गया। सपोज मैंने 2100 पे खरीदा था 250 का, अभी मैंने बाय किया, मार्केट यहां से ऊपर गया, 10 रुपया ऊपर गया, मुझे प्रॉफिट हुआ है 2500 रुपया, और आज मार्केट क्लोज हो गया। तो स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, स्क्रीन दिख नहीं रही? दिख रही। हाँ, और कहीं से आवाज आ रहा है उसको म्यूट कर लो प्लीज, बाकी लोग टीवी का आवाज आ रहा है। अब मैं क्या बोल रहा था कि 2100 पे अगर हमने सपोज खरीदा 1 लॉट और आज मार्केट 2110 पे जाके रुक गया है, तो फिर मार्केट एक्सचेंज क्या करते हैं कि 10 रुपया जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो आज के आज दे देते हैं आपको। मतलब आपने 2100 में खरीदा, आज शाम को मार्केट 2110 को रुक गया, क्लोज हो गया, तो 2,500 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, कैश आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिसका यूज आप कल वापस नए क्वांटिटी लेने के लिए कर सकते हो। ओके, लेकिन ये अच्छा, मतलब देखो आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट तो 25 को खत्म होने वाला है आपका, ठीक है? हाँ, तब तक सपोज दैट मार्केट रोज 10-10 रुपए ऊपर ऊपर जाते जाते 10 दिन रोज मार्केट ऊपर गया है, तो रोज 25 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, अज्यूम करो। लेकिन 2100 पे खरीदा और मार्केट अगर सपोज दैट 10 रुपए नीचे चला गया और क्लोज हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो जो 10 रुपए कम हुआ है, वो 10 रुपए मुझे आज ही देना पड़ता है। इसको बोलते हैं कि मार्क टू मार्क सेटलमेंट, डेली सेटलमेंट रहता है। भाई जो भी प्रॉफिट लॉस आज का है, आपको आपने जो 7-10% मार्जिन दिया हुआ है, उससे हम आपका सौदा तो बनाएंगे, लेकिन अगर आपने जो ट्रेड लिया वहां से अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो उसका प्रॉफिट आज ही आपको मिल जाएगा। डेली आपको क्लोजिंग, आपका एडजस्ट क्लोजिंग के हिसाब से आज को प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा। लेकिन आपको अगर कोई ट्रेड में आज लॉस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उतना पैसा आपको आज एक्स्ट्रा, ये जो मार्जिन मनी लग रहा है 10%, उसके एक्स्ट्रा आपको पैसा रखना पड़ेगा डेली सेटलमेंट के लिए। अगर आपने अभी तक सौदा कट नहीं किया है, आपका टॉप लॉस भी नहीं गया है, सिर्फ टेम्पररी आज की क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट आपके बाइंग से 10 रुपए नीचे है, तो जो भी 10 रुपए नीचे इनटू लॉट साइज जो भी 250 है सपोज दैट, तो 2,500 रुपए आपके अकाउंट में से आज आपको देना पड़ेगा। अगर सपोज कोई भी रीजन की वजह से आप नहीं दे सके, तो ब्रोकर आपने जो 10% मार्जिन दिया है ना, उसमें से 2,500 रुपए कट करेगा और अगले दिन आपका सौदा कट करके आपका मार्जिन बचा हुआ पैसा आपको वापस कर देगा, आपका सौदा कैंसिल कर देगा। क्योंकि हम ऑलरेडी सपोज दैट 10 लाख का माल 10 लाख रुपए में ले रहे हैं ना, जब प्रॉफिट आएगा तो कोई इश्यू नहीं है, रोज का पैसा रोज आने वाला है। लेकिन आपके अगेंस्ट अगर मार्केट जाता है, तो आपको रोज का देखो, जो नोशनल लॉस दिख रहा है, लेकिन वो नोशनल लॉस भी आपको पे करना पड़ता है। सर निफ्टी का एक एग्जांपल बताओ ना, ऐसा समझो निफ्टी का 75 पॉइंट है, तो उसको कितना लगेगा और कैसा? कितना लगेगा मतलब? अभी निफ्टी का अपना फ्यूचर ऑप्शन में 75 का लॉट है, 75 का लॉट है। हाँ 75 को अभी फ्यूचर में अभी पोजीशन लिया सेल के लिए या बाय के लिए, तो उसको अभी एग्जिट कितना पैसा लगेगा अभी आजकल? या तो ब्रोकर टू ब्रोकर चेंज होता है सर, इसलिए मैंने बोला 70। सपोज अगर आपको कैलकुलेट करना है ना, तो आज का रेट कितना है? 14,948 सपोज दैट इनटू 75 कर लो, ठीक है? 275 इनटू 75, ओके, इसका 10% निकाल लेना, उतना पैसा लगेगा आपको, ठीक है? तो ब्रोकर टू ब्रोकर चेंज होगा, या तो आप ऑर्डर प्लेस करते हो वहां पे दिख जाता है, और रोज का चेंज होता है, कभी 7% मार्जिन लेगा एक ब्रोकर, कोई 10% लेगा, मोटा मोटी 10% पकड़ के चलना है। सपोज दैट 10 लाख का अगर टर्नओवर हो रहा है, तो लाख रुपए आपको लगेगा, ऐसा पकड़ के चलना है। फिर अभी क्या हो रहा है कि बाकी ब्रोकर क्या होते हैं कि क्या करते हैं कि उनको तो टर्नओवर बढ़ाना है ना, तो लाख रुपए भी किसी के पास नहीं है, तो भी 50,000 में भी ट्रेड बन रहा है इंट्राडे के लिए, तो वो इंट्राडे का मार्जिन क्या होता है, ये कैरी क्या मैं बोल रहा हूं, अगर पोजीशन आपको 2 दिन 4 दिन जब तक एक्सपायर नहीं होता है तब तक अगर रखना है, तो इतना मार्जिन लगेगा। अभी इंट्राडे के लिए तो और भी कम लगता है, वो आगे की बात है, बाद में देखेंगे। हेलो सर, और एक डाउट था, ये जो आपने इवैल्यूएशन बता दिया 10%, हाँ, तो वो कितने बजे सेटल होता है? 3:30 बजे सेटल होता है या 3:30 बजे? जो मार्केट में प्राइस आता है, जो क्लोजिंग आता है, वो क्लोजिंग के हिसाब से सेटल होता है, जो सेटल प्राइस होता है, ठीक है? कभी कभी
लास्ट ट्रेडेड प्राइस अलग रहता है, एलटीपी अलग रहता है और सेटल प्राइस अलग रहता है। जो सेटल प्राइस रहता है वो रहता है। और अकाउंट में कब वो डिपॉजिट होते हैं? वो उसी दिन हो जाता है, 3:30 के बाद तुरंत। तुरंत ही होता है? हाँ तुरंत, मतलब सेटल, जैसे सपोज दैट 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गया तो अगले 20 मिनट तक वो सेटलमेंट प्राइस फाइनल हो जाएगा। और मतलब से एग्जांपल बात, ज्यादा से ज्यादा 4 बजे से पहले पहले आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है अकाउंट पैसा। ओके ओके सर। ठीक है। आपका जो समझो एमटूएम है, मतलब एमटूएम तो आपको तुरंत दिखता है, एमटूएम तो तुरंत दिखता है। और अगर आपने पोजीशन वैसे ही लाइव रखा, आपने अभी तक पोजीशन क्लोज नहीं किया, तो आपको 4 बजे जो भी अगर सपोज 1000 रुपए आने वाला है तो 1000 रुपए आ जाएगा, अगर जाने वाला है तो कट हो जाएगा। और सपोज कोई इंट्राडे पोजीशन बना रहा है, 10 बजे लिया और 12 बजे अगर बेच दिया तो 12 बजे ही पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में। ओके, उसके लिए आपको सेटलमेंट के वेट करने की जरूरत नहीं है। सर सकते ना, क्या कॉन्ट्रैक्ट हम बीच में भी, मतलब तय तारीख के बीच में भी वो हम कर सकते हैं, वो आ गया। सपोज जैसे हमने मार्च का कॉन्ट्रैक्ट आज मैंने खरीदा, ओके, और मुझे लगा कि मुझे 25 तक नहीं रखना है, मैंने आज ये प्राइस पे खरीद लिया है और यहाँ से 200 रुपए ऊपर गया, मुझे लगा कि बस मुझे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, तो आप क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन मतलब 2 दिन के बाद भी खत्म कर सकते हो, आपकी चॉइस है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ क्या होता है, टेक्निकल वर्ड में एक्चुअली खत्म नहीं होता है, टेक्निकल वर्ड में वो 25 को ही खत्म होता है। लेकिन सपोज मैंने ए बंदे ने बी से कॉन्ट्रैक्ट बनाया था बाय का, तो ए ने वापस सी से नया सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो 0 हो गया ना। तो आप कभी भी कर सकते हो, बीच में निकल सकते हो। आज जो ट्रेड लिया, आपको कोई जरूरत नहीं कि 25 तक वो रखना है, आप वो बीच में 2 दिन 4 दिन के बाद आपको जब भी प्रॉफिट लगता है कि बहुत प्रॉफिट मिल गया, उस दिन आप आपका ट्रेड, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके निकल सकते हो। सर एक निफ्टी पे क्वेश्चन है ना, उसका ही फ्यूचर का। समझो अभी अभी 25 मार्च का जो है 1 अप्रैल को बाय ले लिया, समझो 1 अप्रैल को अपना 1 अप्रैल को 25 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा सर। 1 मार्च को अभी अभी समझो अभी ये करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में, लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में हाँ। निफ्टी पे अपन ने बाय ले लिया, समझो करेक्ट। 1 अप्रैल में, 1 मार्च में। तो उसके बाद अभी समझो दो को वो 150 रुपए बढ़ा, तो जो 150 रुपए अकाउंट में आ जाएगा। और समझो अभी आज है ना वो वापस 150 रुपीज अगर 150 पॉइंट से बढ़ा तो 150 इंटू 75 इतने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, हाँ लगभग ठीक है, 1 10,500 तारीख रुपए। को हाँ 2 तारीख को पैसा आ गया, 3 तारीख को भी वो और 150 रुपए बढ़ गया। पर आज है ना अपन कैरी अपना पोजीशन वैसा ही था, पर आज वापस मैंने समझो 1 तारीख को 14,900 पे लिया था, आज वापस 14,900 पे आ गया। तो ये जो पैसा आया है वो तो माइनस नहीं करेगा ना? करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। सपोज दैट 14,900 पे आपने खरीद लिया, अजूम करो, सपोज 1 तारीख को आपने सौदा बनाया 14,900 पे, मार्केट यहां से ऊपर गया एक दिन, 2 तारीख को सपोज अजूम करते 14,700 को आपने ट्रेड बनाया, हाँ 1 तारीख को मार्केट 2 तारीख को 14,800 गया, 100 रुपया ऊपर गया, 7,500 आपके अकाउंट में आ गया। ओके। दूसरे दिन वापिस 100 रुपया ऊपर गया, वापिस 7,500 आपके अकाउंट में आ गया, 2 दिन तक ऊपर मार्केट जा रहा है। तीसरे दिन मार्केट सीधा 200 रुपया नीचे आ गया, तो फिर क्या करेगा, तो उस दिन आपको 15,000 रुपये लॉस दिखेगा ना, तो अपना उतना 15 रुपये रिटर्न ले लेगा। क्योंकि क्या होता है कि सपोज दैट मैंने 14,700 पे आज खरीदा है, आज की क्लोजिंग आज खरीदा, तो आज से आज के क्लोजिंग तक अगर मेरे मुझे प्रॉफिट है तो मिल जाएगा। कल का प्रॉफिट कहां से चालू होगा, अगर 14,700 पे मैंने खरीदा 1 तारीख को, 1 तारीख का क्लोजिंग है 14,800, 2 तारीख को 14,800 से अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, 14,800 से नीचे आ जाएगा तो अगर 20 रुपए नीचे तो 20 रुपए वो मेरे से कम कर लेगा। समझ में आ रहा है। हाँ सपोज से एग्जांपल 1 तारीख को आपने खरीदा 14,700 में और 2 को ऊपर गया, 3 को भी ऊपर गया और 3 तारीख को आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपने उसमें से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और उसके बाद गिरा, तो फिर आपका वापस नहीं जाएगा पैसा। लेकिन आपने अगर ट्रेड लाइव रखा है तो ऐसा रहता है कि डेली सेटलमेंट, मतलब सपोज दैट आपने 14,700 पे खरीदा था, ओके, उसके बाद ऊपर गया 2 दिन आपको 200 रुपए ऐड हो गए हैं, लेकिन तीसरे दिन अगर मार्केट 100 रुपए नीचे गया तो 100 रुपए कम भी हो जाएगा वापस आपके अकाउंट में। इसका अकाउंट में से कम हो जाएगा। हाँ, मतलब क्या होता है कि रोज का जो क्लोजिंग रहता है ना, उसके बेसिस पे आपके अकाउंट में से पैसा आता है या तो जाता है। अगर रोज मार्केट पॉजिटिवली क्लोजिंग कर रहा है, ऊपर ऊपर क्लोज कर रहा है, तो जितने पॉइंट से ऊपर क्लोज करेगा उतने पॉइंट आपके अकाउंट, उतने पॉइंट इंटू 75 लॉट साइज, उतना आपके अकाउंट में ऐड होते जाएंगे निफ्टी के लिए। अगर मार्केट आपके बाइंग प्राइस से ऊपर है
लेकिन कल की क्लोजिंग से थोड़ा नीचे है, तो कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में जितना डिफरेंस नीचे है उतना पैसा आपको आपके अकाउंट में से वो कट कर लेगा वापस। कट कर लेगा वो। ओके सर, आया समझ में। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अभी जो आज हमने जो डिस्कशन किया हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। ओके, इसको वापस आपको कल जाके, मतलब जब भी मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगा तो आपको इसको